हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम सीजन 2 को। और अगर आपने अभी तक फ्रॉम सीजन 1 को नहीं देखा है, जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। अदरवाइज आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पहले वो जाकर देखिए और फिर जाकर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत बॉयड से होती है, जो कि शाम में बेल बजाते हुए टाउन में सबको वार्निंग दे रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई नहीं होता। अब अचानक से ही बॉयड के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और उसकी आंख अचानक से उसी जगह पर खुलती है जहां पर वो आखिरी एपिसोड में अटक गया था, यानी कि 4 दीवारी के बीच में। वो नोटिस करता है कि सैरा वहां पर नहीं है, जिसके चलते उसे लग रहा था कि उसने उसे धोखा दे दिया। वो जोर से चिल्लाता है कि तभी ऊपर से एक व्यक्ति की उसे आवाज आती है, जो कि उससे पूछता है कि वो सच में वहां पर है। वो बॉयड से बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में बॉयड को भी उसकी हेल्प करनी होगी। ये सुनने के बाद बॉयड काफी शॉक्ड हो गया था, पर अभी वो आदमी ऊपर से नीचे एक रस्सी फेंकता है ताकि बॉयड चढ़कर ऊपर आ जाए। मीनवाइल टाउन के अंदर हम उसी बस को देखते हैं जो कि वहां पर आई थी। मीनवाइल टॉम जो होता है वो उस बस को देखता है जो कि उस टाउन के अंदर आ गई थी। अब बस के अंदर हम एल्जिन नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जो कि नींद से जागकर इस टाउन को देखकर घबरा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे टाउन के बारे में उसे सब पता हो। अब तभी बस के अंदर एक टीनेज बच्चा जिसका नाम रैंडल होता है, वो नेचर में काफी रूड और एरोगेंट था। वो जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्जिन डर के मारे उसके ऊपर ही वॉमिट कर देता है। कॉलोनी हाउस के अंदर अब मौसम खराब होने की वजह से सभी लोग सारा सामान जल्दी जल्दी अंदर लेकर जा रहे थे ताकि रेडियो बन जाए। लेकिन तभी बल्ब के जो सर्किट्स होते हैं वो ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे क्लारा नाम की एक लड़की की आंख घायल हो गई थी। तब डोना जल्दी से ही क्रिस्टी को बुलाती है। अब इतने में ही जेड की नजर उस बस पर पड़ती है, जिसके बारे में वो डोना को बताता है। तभी जूली को भी अपने पिता के बारे में याद आता है कि वो तो उसकी माँ के पास गए थे, जो कि वापस अभी लौट कर नहीं आए हैं। इसलिए तब जूली भी अपने घर की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि जिम उसी बेसमेंट के गड्ढे में पड़े मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे अजीब चीज ये थी कि बेशक से टैबी गड्ढे को बेसमेंट में खोद रही थी, उसके बावजूद गड्ढे के ऊपर के घर की जो सीलिंग होती है उसका बड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था और उसी का मलबा उसी गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिसको जिम हटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम विक्टर और टैबी को देखते हैं, जो कि अभी उन सुरंगों के अंदर थे जहां टैबी पिछले सीजन में गिर गई थी और विक्टर व्हाइट बॉय के कहने पर उसे बचाने के लिए आया था। हमें विक्टर की बातों से अब ये पता चलता है कि उन्हीं सुरंगों के अंदर ये मॉन्स्टर सोते थे। इसलिए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, जहां पर अचानक से टैबी की नजर एक मरी हुई रेवन बर्ड पर पड़ती है, जिसको चूहे खा रहे थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस टनल के अंदर जो ड्राइंग्स होती हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक अजीब सा डेविलिश टाइप का फिगर बना हुआ है। वहां पर एक अजीब सा सिंबल भी था और ये एग्जैक्टली वही सिंबल है जो कि जेड को स्टार्टिंग से अब तक दिखता आ रहा था। इनफैक्ट वो डायरी के अंदर, यानी कि 1984 वाली डायरी के अंदर भी मौजूद था। मीनिंग कि इस सिंबल का बहुत ही तगड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। और रेवन बर्ड को चूहे खा रहे थे, ये भी बहुत अजीब बात थी। खैर अब रास्ते में अचानक से टैबी को एक सूटकेस दिखाई देता है, जिसके अंदर एक व्हाइट कलर की ड्रेस थी, पर अभी विक्टर उससे आगे चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टाउन के अंदर अब तक सभी बस से बाहर निकलते हैं क्योंकि बारिश होने लग गई थी। साथ ही साथ बस की ड्राइवर बक्ता को आगे जाने का रास्ता नहीं पता था और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो ऐसे टाउन के अंदर फंस गए हैं जहां से वो बाहर निकल ही नहीं सकते। अब उसी समय टेली नाम की एक बूढ़ी महिला को दिखाया जाता है, जो कि बारिश का मजा लेते हुए नाच रही थी। तभी बारिश भी अचानक से बंद हो जाती है और यहाँ पर जो मौसम खराब हुआ था ना, वो बिल्कुल द मिस्ट मूवी जैसा है, जहाँ पर अजीब से मॉन्स्टर, अजीब सी हरकतें हो रही थी। खैर अब बाकी सब काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी उस टाउन से बाहर निकलना था। एल्जिन अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब उनके साथ मौजूद मैरियल नाम की एक नर्स उसको समझाने की कोशिश करती है, पर एल्जिन के हिसाब से वो समझ गया था कि वो बहुत ही खतरनाक टाउन के अंदर आ गए हैं। अब तभी बाहर जूली आती है, जो कि टैबी को बचाने के लिए सबसे हेल्प मांगती है। तभी बारटेंडर टॉम जूली के हालात देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और उनको देखकर उनके पीछे पीछे बस में से रैंडल, यानी कि वही रूड बच्चा, और ब्रिक उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और बेसमेंट के गड्ढे में पड़े हुए मलबे को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही बाहर डोना, कैनी, क्रिस्टी और टाउन के बाकी लोग भी आ गए थे ताकि वो बस में आए हुए लोगों को टाउन के बारे में सच्चाई बता पाएं। और अभी कैनी सबको बहाने से डाइनर में चलने के लिए कहता है। तब कुछ लोग तो डाइनर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी बाहर ही थे। तभी हम जेड को देख पाते हैं, वो क्लैरा के साथ बैठा हुआ था और रेडियो वाला प्लान फेल होने की वजह से उसका मूड काफी ऑफ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी शक्ति हो जो कि उनको ये सब करने से रोक रही है। उसी समय क्लैरा की बात से हम जानते हैं कि शायद जिन लोगों ने इस टाउन या फिर जगह को बनाया है, उनको उन लोगों ने गुस्सा दिलवा दिया है और इसलिए शायद उन्होंने स्टॉर्म को भेजा है, यानी कि मौसम खराब किया है। बट ऑब्वियसली जेड अभी इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका मूड ऑफ था, इसलिए क्लैरा भी वहां से चली जाती है। अब तभी अचानक से जेड को पहले तो दीवार पर वही सिंबल दिखाई देता है जो कि टैबी को नीचे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की ड्राइंग में दिखाई दिया था। और बाद में उसके ही बगल में उसको एक वुडन टॉय दिखाई देता है जो कि जेड पर चिल्लाने के बाद गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो उसको डांट रहा हो कि यहाँ पर उसने जो करने की कोशिश करी है वो गलत है। अब जेड भी उससे डर कर जॉइंट पीने के लिए बाहर चला जाता है, यानी कि ड्रग्स लेने के लिए। तब ईथन उसके पास आता है, जिसको देखकर जेड ईथन से जेड को विक्टर के रूम में ले जाने के लिए कहता है ताकि जेड विक्टर के रूम में उन सिंबल्स के बारे में कुछ पता कर पाए। लेकिन वहां पर जेड को कुछ पता नहीं चलता। अब तभी जेड ईथन को वही सिंबल दिखाता है जिसके बारे में ईथन को लगता है कि सिंबल्स दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बस कुछ बुरे होते हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जैसे कि जो तावीज बॉयड को मिला था वो एक अच्छा सिंबल था, लेकिन यहाँ पर जो जेड को सिंबल दिखाई दे रहे थे वो मेरे हिसाब से बुरे थे। और ये बात जेड को भी सही लगती है, जिसके साथ ही वहां से सीन विक्टर और टैबी पर आ जाता है जो कि अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सुरंगें काफी गहरी, काफी अंदर तक जा रही थी, तो वहां पर उन्हें काफी सारा इंसानों वाला सामान दिखाई देता है, जैसे कि मॉन्स्टर्स उन सामान को उठाकर वहां पर लेकर आए होंगे। और ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो इंसानों के बीच में घुलने मिलने के लिए, खुद को ड्रेस करने के लिए इंसानों की ड्रेस लेकर आते होंगे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। और हम जानते हैं कि मैनिपुलेशन में तो वो काफी स्मार्ट थे। खैर, हम ये भी देख पाते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स वहां पर सो रहे थे, जो कि काफी भयानक मंजर था। तभी अचानक से विक्टर को वही वुडन टॉय सुरंग के सामान में दिखता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले जेड को दिखाई दिया था। अब उसको देखने के बाद पता नहीं क्यों विक्टर आज पहली बार काफी डर जाता है और तुरंत ही टैबी को छोड़कर पास में जाकर कांपने लगता है। और आपको याद होगा कि इसी टाइप के टॉय ने जेड को डांटा भी था, तो हो सकता है कि जो कुछ भी है वो इससे रिलेटेड हो सकता है। खैर, तब जाकर टैबी उसको संभालती है और उससे आगे बढ़ते रहने के लिए बोलती है, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और मॉन्स्टर जाग जाते। वहीं डाइनर के बाहर बक्ता को डोना की बातों पर भरोसा नहीं था और वो चाहती थी कि वो बस में आए हुए सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बस में बैठाकर वहां से आगे बढ़े। डोना उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि बाहर मॉन्स्टर हैं, उसे मार देंगे, लेकिन वो नहीं समझती। इसी बीच जब रैंडल, टॉम, जिम और ब्रिक बेसमेंट में मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मलबे को हटाते टाइम जिम के घर का जो ढांचा था वही कोलैप्स करके उनके ही ऊपर गिर पड़ता है, जिससे वो लोग उसी के नीचे दब गए थे। रैंडल तो वहां से जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन जिम, ब्रिक और टॉम अभी भी वहीं पर फंसे हुए थे। मीनवाइल मैरियल भी एल्जिन को जस्ट बस से बाहर निकाल कर लाई थी कि तभी एल्जिन को दौरे पड़ने लगते हैं। तब कैनी और जूली मैरियल और एल्जिन की हेल्प करते हैं, पर जैसे ही जूली की नजर उसके घर पर पड़ती है तो वो तुरंत ही घर की तरफ भागती है, क्योंकि वो खराब हो गया था, पूरी तरह गिर गया था। सभी लोग जिम, ब्रिक और टॉम को निकालने के लिए घर के मलबे को धीरे धीरे हटा रहे थे, पर क्योंकि घर का मलबा एक के ऊपर टिका हुआ था तो हटाने से उनकी जान जा सकती थी। अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए जिम डिसाइड करता है कि अभी वो इसी तरह से पूरी रात वहां पर रहेंगे और जूली का ध्यान डोना रखेगी। जूली इसके लिए राजी नहीं होती, लेकिन डोना उसको समझाती है कि पहले के टाइम में वो लोग इसी तरह खुद को ढक कर रात में मॉन्स्टर से बचाया करते थे जब तक बॉयड वहां नहीं आया था। और अगर जिम, टॉम और ब्रिक शांत रहेंगे तो वो सुबह तक आराम से बच जाएंगे और अगले दिन सुबह एक एक करके मलबे को हटाकर उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। और जूली भी इस पर मान जाती है। अब उसी समय जब मैरियल एल्जिन का और क्रिस्टी रैंडल का इलाज कर रही थी, तभी वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। असल में बस में आई हुई मैरियल वही मैरियल थी जिससे क्रिस्टी ने रियल वर्ल्ड में एंगेजमेंट करी हुई थी, जिसके चलते वो कैनी के साथ रिश्ते में नहीं आ पा रही थी। कैनी भी अब इस चीज को देखकर दुखी था और वो समझ जाता है कि शायद अब उसके और क्रिस्टी के बीच कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली उसे फ्रेंड जोन कर दिया गया था। अब तभी बक्ता, जिसको अब तक टाउन के ऊपर भरोसा नहीं था, वो बस को चालू करके सबसे उसके अंदर बैठने के लिए कहती है, जिससे अब डोना को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी गन शॉट से बस के टायर्स को पंक्चर करती है और सबसे डाइनर में चलने के लिए बोलती है, जिससे कि बस में मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। पर अब कैनी भी गन से हवा में फायर करके कुछ लोगों को डाइनर में ले जाता है और बाकियों के पीछे एलिस और फातिमा जाते हैं। तभी हम विक्टर और टैबी को भी देख पाते हैं, जो कि सुरंगों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी टैबी को पत्थर से बना एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिस पर अचानक से एक पत्थर आकर लगने से वो टूट जाता है। और अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उसे सुरंग के अंदर ही एक पिंजरा या फिर ये कहें कि ओल्ड टाइप की जेल दिखाई देती है, जहाँ पर एक बच्ची थी जो कि मॉन्स्टर जैसी लग रही थी, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब तक मॉन्स्टर भी जागने लग गए थे, इसलिए विक्टर और टैबी भागकर जंगल में बाहर निकलते हैं और विक्टर टैबी को अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगता है। वहीं अब हम बॉयड को देखते हैं, जो कि जब रस्सी चढ़कर ऊपर आता है तब वहां पर उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और उसके दोनों हाथों को दीवार में चेन से बांधा गया था। और तब बॉयड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बूढ़ा आदमी है कौन और इसको अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं, इसको चेन से क्यों बांधा गया था। जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था।
आसपास की जगह पर 2 आदमियों के कंकाल लटके हुए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति अपना नाम मार्टिन बताता है, जिसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में वो एक मराइन हुआ करता था, लेकिन बहुत समय पहले वो उस टाउन में आकर फंस गया जहाँ पर उसे लगता था कि मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। पर बाद में वो एक समय पर फार अवे ट्री में आ गया, जहाँ से वो इस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर कुछ चीजों ने उसे कैद कर लिया था, जिनका बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स एक हिस्सा है बस। इवन मार्टिन को मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इन चीजों से डर लगता है जिनको वो डीमंस कहता है। इवन उसे तो याद भी नहीं था कि वो कितने सालों से वहां पर फंसा हुआ है, बस किसी रीजन की वजह से वो मर नहीं रहा है। इसका मतलब सच में इस जगह पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा कुछ तो खतरनाक है। तभी अचानक से पास में पड़ा हुआ एक म्यूजिकल बॉक्स बजने लगता है, जिसके अंदर एक बैले डांसर डॉल लगी हुई थी, जिसको देखकर मार्टिन बॉयड से वहां से गाना बंद होने से पहले भागने के लिए कहता है, क्योंकि गाना बंद होते ही वो वहां पर आना चालू हो जाएंगे, जो कि इन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक हैं। तब बॉयड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मार्टिन किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि किसी को आज तक पता ही नहीं था कि यहाँ पर मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक भी कुछ हो सकता है। अब बॉयड बस मार्टिन को फ्री करवाकर उसकी हेल्प करना चाहता था, जिस पर मार्टिन ये कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम मुझे खत्म कर दो, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन बॉयड के लिए ये बहुत ही अजीब था। इवन बॉयड ऐसे ही किसी को जान से नहीं मार सकता था। अब मार्टिन को फ्री करवाते समय बॉयड उसकी स्किन के अंदर कुछ अजीब से कीड़ों को रेंगते हुए नोटिस करता है, जिसको देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, और अब वो इस बारे में मार्टिन से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही मार्टिन बॉयड से एबी के बारे में बात करते हुए पूछता है कि बॉयड ने कभी सोचा है कि अगर सच में एबी उस जगह के बारे में सही थी तो क्या होगा। आपको याद हुआ कि आखिरी सीजन में एबी को ये लग रहा था कि शायद ये सब बस एक सपना है और उन्हें इस सपने से जागने के लिए मरना पड़ेगा। अब बॉयड इस बात को जानकर कि मार्टिन को एबी के बारे में कैसे पता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, पर अभी भी वो लगातार मार्टिन को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था, और उसने मार्टिन का एक हाथ आजाद भी करवा दिया। लेकिन इतने में ही होता यह है कि वो म्यूजिकल बॉक्स बजना बंद हो जाता है, जिसको देखते ही मार्टिन जल्दी से बॉयड के शोल्डर के नीचे एक कट मारता है, और बाद में अपने हाथ पर स्क्रैच करने के बाद वो अपने खून को बॉयड के खून से मिलाकर ये बोलता है कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है। जिसके तुरंत ही बाद मार्टिन की मौत हो जाती है, और बॉयड को कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर उसे अब अजीब सा लगने लगता है। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और पास में रखी एक मशाल को उठाकर सामने बने गेट के पास जाता है। अब उस जगह पर वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है तो अचानक से वो जंगल के बीचों बीच टूटे हुए किसी स्ट्रक्चर के पास आ गया था, और ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। लेकिन अभी जंगल में मॉन्स्टर्स आने वाले थे। तभी बॉयड के पास एक डॉग आता है, जिसको उसने पिछले सीजन में भी देखा था, जिसके ऊपर पट्टा था, और वो बॉयड को अपने पीछे भगाकर कहीं पर ले जाने लगता है। लेकिन जंगल के अंदर अभी भी मॉन्स्टर थे, इसलिए बीच में बॉयड छुप जाता है। वहीं अब हम विक्टर और टैबी को देखते हैं, जहां पर विक्टर टैबी को अपने साथ लेकर एक पुराने खराब ट्रक के पास आ गया था, जिसके ट्रंक में वो दोनों चले जाते हैं। उस ट्रंक के अंदर पहले से विक्टर का काफी सामान था, जैसे उसकी ड्राइंग्स, उसके कपड़े, कुछ सामान इत्यादि। उसी दौरान टैबी को विक्टर से बात करके पता चलता है कि असल में वो पहले के समय में अपनी माँ के साथ उस जगह पर रहा करता था, जब यहाँ पर वो सब छुपा करते, जो टैबी की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही यहाँ पर कुछ भी था, ना कोई तावीज था, ना कोई रूल्स थे। एनीवेज अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रक के ट्रंक को कोई खोलता है, जिससे कि शुरुआत में तो विक्टर और टैबी काफी डर गए थे, पर असल में वो बॉयड ही था जो कि जैसे तैसे बचकर वहां तक पहुंचा था। अब उसको देखकर विक्टर और टैबी दोनों को अच्छा लगता है। वो तीनों वापस से ट्रंक को बंद करने ही वाले थे कि तभी बाहर से उन्हें एल्जिन भी उनकी तरफ भागकर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि उस समय डाइनर के सामने से भाग गया था जब डोना और कैनी ने फायर किया था। अब शुरुआत में तो बॉयड एल्जिन को गन पॉइंट पर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो मॉन्स्टर हो सकता है, पर क्योंकि एल्जिन के पीछे मॉन्स्टर पड़े हुए थे, इसलिए जल्दी से बॉयड उसे ट्रंक में बुलाकर उसको बंद कर लेता है, और बाद में बस अपने पास मौजूद एक तावीज को ट्रंक में लगा देता है, जिससे कि अब वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते थे। तब जाकर विक्टर, टैबी और बॉयड को एल्जिन से ये पता चलता है कि वो बस में उस जगह पर आया था। वहीं हम डाइनर के कुकिंग एरिया में क्रिस्टी और मैरियल को देखते हैं, जहां पर मैरियल क्रिस्टी के ऊपर एकदम से गायब हो जाने की वजह से काफी नाराज थी, और तब हम जान पाते हैं कि असल में क्रिस्टी को उस टाउन में आए हुए मात्र 6 महीने हुए थे। खैर अभी क्रिस्टी जैसे तैसे मैरियल को उस जगह के बारे में समझाती है, और बाहर हम डोना को देखते हैं जो कि बस में आए हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कुछ लोग जैसे तैसे उस पर भरोसा करते हैं। अब डाइनर के अंदर ही जूली भी थी, जो कि जिम को लेकर परेशान थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके पिता की हालत कैसी होगी। तब कैनी उसको
संभालने लगता है। वहीं बाहर हम जिम और टॉम को देख पाते हैं जो कि एकदम शांत थे। तभी ब्रिक जो होता है वो अब तक बेहोश होता है। अब उसकी आंख खुल जाती है जो कि शुरुआत में तो चिल्लाता है, पर तब जैसे तैसे जिम और टॉम उसको शांत रहने के लिए मना लेते हैं। पर असल में मलबे की वजह से ब्रिक के इंटरनल ऑर्गन्स में काफी चोट आई थी, जिसके बारे में ब्रिक समझ नहीं पाता और एकदम से खून की उल्टी होने से उसकी मौत हो जाती है। अब मरने से पहले ब्रिक दर्द के मारे जोरों से चिल्ला रहा था और इसी वजह से तब तक वहां पर एक मॉन्स्टर भी आ गया था जो कि टॉम को भी जान से मार देता है, यानी कि बारटेंडर भी खत्म हो गया था जिसके चिल्लाने की आवाज डाइनर तक जा रही थी। इसलिए जूली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसके पिता को कुछ हो ना गया हो। अब वो भागकर वहां जाना चाहती थी, मगर तब डोना और टेली उसको जैसे तैसे संभालते हैं। वहीं बाहर हम फातिमा और एलिस को देखते हैं जो कि शेरिफ स्टेशन के बाहर ही खड़े होकर आसपास उन लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे जो कि डोना और कैनी के गोली चलाने की वजह से डर गए थे, मगर कोई भी उनके पास नहीं आता। लेकिन तभी वहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं जिनको देखकर एलिस तुरंत ही फातिमा को शेरिफ स्टेशन के अंदर ले जाता है। पर तब बाहर से मॉन्स्टर्स फातिमा को प्रोवोक कर रहे थे और उसके सामने ही वो वहां पर बस के अंदर आए कुछ लोगों को मार देते हैं, जिससे कि फातिमा का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती थी। इनफैक्ट वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की थी, जिसके चलते उसे काफी बुरा लगता है। तब एलिस फातिमा को हक कर कर संभालता है। अब पास के ही गैस स्टेशन वाले कैफे के अंदर हम ब्रायन और केनी नाम के कपल को देखते हैं जो कि बस में ही थे और छुपने के लिए वो अब उस जगह पर आ गए थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर कुछ मॉन्स्टर आकर इंसान होने का प्रिटेंड करते हैं और ऑब्वियसली वो इस बारे में नहीं जानते थे और ब्रायन इस चीज को समझ नहीं पाता, जिसके चलते वो गेट को खोल देता है। वहीं अब डाइनर के बाहर खड़ी बस के अंदर एक मॉन्स्टर चढ़ जाता है जिसे पिछली सीट से किसी की आवाज आती है और जब वो पीछे जाकर देखता है तो पीछे एक बूढ़ा कपल डरकर छुपा हुआ था। तब वो मॉन्स्टर उनको भी बेरहमी से जान से मार डालते हैं और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज डाइनर तक जा रही थी और जूली यही प्रे कर रही थी कि बस उसके पिता सही सलामत रहें। अब इस तरह से सुबह हो जाती है और जूली तब सबसे पहले भागते हुए घर के पास जाती है जहां पर टॉम की बॉडी पड़ी थी और उसके सारे ऑर्गन्स खाए गए थे। पर जूली जब जिम को आवाज मारती है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता बिल्कुल सही हैं, जिससे कि डोना और बाकी सबको थोड़ी खुशी होती है। मगर डोना के साथ बाकी सबको कहीं ना कहीं टॉम यानी कि बारटेंडर के खत्म होने का दुख था। वहीं बक्ता जब बस के अंदर जाती है तो उसे भी उसी बूढ़े कपल की लाश मिलती है जिसको रात में मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया था। उनको देखकर अब बक्ता को भी समझ आ चुका था कि ये टाउन बहुत ही भयानक है और वो यहाँ पर फंस चुके हैं। अब तभी एल्जिन जो होता है वो सुबह सुबह टैबी को डाइनर के सामने वाले घर के टूटने के बारे में बताता है, जिसको सुनकर टैबी समझ गई थी कि वो उसका ही घर है, इसलिए वो भागते हुए घर जाने लगती है। तभी बॉयड अचानक से अपने हाथों में वैसे ही कीड़ों को नोटिस करता है जैसे कि उसे मार्टिन के हाथ में दिखाई दिए थे और मे बी शायद इन्हीं कीड़ों की वजह से मार्टिन मर नहीं रहा था जो कि उसके खून में थे, जो कि शायद से एक तरह का कर्स या फिर कोई वरदान हो सकता है। पर जैसे ही मार्टिन ने बॉयड को अपना खून दिया तब शायद बॉयड के अंदर भी ये वरदान या फिर श्राप आ गया था, जिसके बाद मार्टिन मारा गया। तभी उसने कहा था कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है। वेल बॉयड जो होता है इस बारे में काफी परेशान था, जिसके चलते वो किसी को भी नहीं बताता और टाउन की तरफ जाने लगता है, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बॉयड शीशे में उस घाव को देख रहा था जो कि मार्टिन ने उसे दिया था। उसको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि मार्टिन के शरीर में किस तरह के वायरस हो सकते थे, क्योंकि उसने उसके अंदर कीड़े चलते हुए देखे थे जो कि उसे उसके अंदर भी दिख रहे थे। खैर अब इतने में ही उसका बेटा एलिस वहां पर आ जाता है, जिसको बॉयड जब सैरा और फार अवे ट्री के बारे में बताता है तो एलिस को पूरी तरह से बॉयड पर भरोसा नहीं होता और क्योंकि बॉयड को जंगल में जाकर कुछ खास बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था, इसलिए एलिस उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि वो वहां पर गया ही क्यों था। एंड आई बिलीव कि एलिस ऐसी जगह पर रह रहा था जहां पर कैसी कैसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर कुछ अजीब होने पर उसे विश्वास रखना चाहिए था, एटलीस्ट अपने पिता पर। खैर तब बॉयड उसे समझाता है और बाद में उसे वहां से भेज देता है। अब दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जिसका क्रिस्टी और मरियल टाउन के अंदर क्लिनिक में इलाज कर रही थी। असल में उसे काफी चोट आई थी और उसकी 3 पसलियां टूट गई थी। अब जिम को टांके लगाने के बाद में क्रिस्टी और मरियल उसको क्लिनिक के अंदर ही आराम करने के लिए कहकर वहां से निकल जाती हैं। तब जिम की बीवी टैबी उससे बात करते हुए माफी मांगने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब टैबी की वजह से हो रहा था। साथ ही साथ वो जिम को शॉकिंग बात बताती है कि असल में इलेक्ट्रिसिटी का वहां कोई सोर्स है ही नहीं। घर के नीचे सुरंगें हैं, उसके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं, वो वहीं से आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि तारें जो थी यानी कि वायर्स थी वो ऐसे ही सीलिंग पर लटकी हुई थी, जिसको सुनकर जिम काफी शॉक्ड हो गया था। तब वो भी टैबी को रेडियो से आ रही आवाजों के बारे में बताता है कि टैबी जो कर रही है वो गलत कर रही है और ये सुनकर टैबी को भी शौक लगता है
है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर हम रैंडल और बाकी लोगों को देखते हैं जिन्हें उनका सामान देकर सीधा कॉलोनी हाउस में शिफ्ट करा जा रहा था। अब उसी दौरान रैंडल अपनी राइफल को अपने पास रखना चाहता था, पर डोना इसके लिए राजी नहीं होती, जिस वजह से रैंडल उससे लगातार बहसबाजी कर रहा होता है। अब इतने में ही वहाँ पर बॉयड आ जाता है, जो कि रैंडल को अपने शेरिफ होने के बारे में बताकर गुस्से में उससे कहता है कि अगर वो राइफल को रखना ही चाहता है तो वो यहाँ पर ना रहकर जंगलों में रहे। और ये सुनकर रैंडल डर गया था, क्योंकि जो रात का मंजर उसने देखा था उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी, और इसलिए अभी वो राइफल वहीं छोड़कर गुस्से में अपने बैग को लेकर कॉलोनी हाउस में चला जाता है। वेल आगे हम बॉयड और डोना की बातों से जान पाते हैं कि बारिश की वजह से उनकी सारी फसलें खराब हो गई थी और ये पहले कभी नहीं हुआ, और उनके पास सप्लाईज भी काफी लिमिटेड हैं। इस वजह से अब दोनों काफी परेशान थे कि सब कैसे सरवाइव करेंगे, और लोग और बढ़ गए थे। तभी डोना बॉयड से जंगल के हादसे के बारे में पूछती है, लेकिन बॉयड एकदम शांत था। ऑब्वियस ही बात है, उस पर कौन यकीन करता कि वो ऐसी जगह पर गया था जहां पर उसे एक इंसान मिला था जो कि जंजीरों में बंधा हुआ था, और वो ये कह रहा था कि यहाँ मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं। उसने उसके ऊपर कट दिया, उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, ये कैसे कोई यकीन करता। एनीवेज अब हम कैनी और एलिस को देखते हैं, जो कि जंगल के थोड़ा सा पास आए थे ताकि अपने जानवरों के लिए लगाए गए ट्रैप्स को वो देख पाएं। उसी दौरान एलिस फातिमा के लिए फ्लावर्स भी तोड़ रहा होता है। अब तभी अचानक से उनको पास में से ही किसी के फोन के अलार्म की आवाज आती है, और जब वो उस तरफ जाते हैं तो एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वही लड़की यानी कि वो जो कपल था, कैली के सर से सरिया आर पार करके उसे पेड़ पर गाड़ा गया था, और उसके बावजूद भी कैली जिंदा थी, जिसको देखकर कैनी और एलिस डर गए थे। पर तुरंत ही कैनी क्रिस्टी को बुलाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, और तब क्रिस्टी भी तुरंत वहां पर आती है, जहां पर जब वो कैली की हालत देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस दौरान हम कैली की बातों से जान पाते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने पिछली रात गैस स्टेशन के पास वाले कैफे में आकर सबसे पहले ब्रायन को कैली के सामने टॉर्चर करके खत्म कर दिया, और बाद में वो कैली को बाहर लेकर गए, और उन्होंने ऐसा करा क्योंकि वो कैली को बस टॉर्चर करना चाहते थे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि उनके सोचने समझने की शक्ति काफी बढ़ती जा रही थी। अब कैली रोते हुए ये बता रही होती है, पर उस समय हम क्रिस्टी की बातों से जान पाते हैं कि अगर वहां पर कैली हॉस्पिटल में भी होती तब भी कैली का 15 घंटे का ऑपरेशन चलता, और यहाँ तो उसका बचना पॉसिबल ही नहीं है। मगर क्रिस्टी के पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई भी नहीं थी कि जिसके चलते उसे बिना दर्द के ही खत्म करा जा सके, और वो शूट करके कैली को खत्म नहीं करना चाहते थे, यानी कि कैली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एंड आई बिलीव कि जो मॉन्स्टर से भी ऊपर के लोग थे ना, या फिर जो डीमंस थे या डेविल कुछ भी यहाँ पर है, या फिर वो जो कोई भी एंटिटी है, तो उन्होंने पक्का मॉन्स्टर से ये कहा होगा कि यहाँ पर एक इंसान को एज अ वार्निंग यहाँ पर ऐसा करा जाए, जिससे कि बाकी सभी डर कर यहाँ से बाहर भागने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा, जब तक ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे थे तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था, यानी कि बस रात में मॉन्स्टर्स आया करते थे, लेकिन उसके अलावा यहाँ और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से इन्होंने यहाँ पर बाहर भागने के बारे में सोचा, अचानक से ही मौसम भी खराब हो गया, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई बॉयड के साथ। एनीवेज अब उनके पास कैली को खत्म करने का एक ही रास्ता था कि वो कैली के सर में लगी हुई रॉड को बाहर निकाल देंगे, जिससे ब्लड ओवरफ्लो होने की वजह से कैली खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं कैली भी समझ गई थी कि वो खत्म होने वाली है, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अभी वो मरना नहीं चाहती थी। तब कैनी, क्रिस्टी और एलिस काफी ज्यादा डर गए थे, परेशान भी हो गए थे और बहुत ही दुखी भी थे। अब हम कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर को देख पाते हैं, जो कि जब अपने रूम में सब फैला हुआ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इवन उसके रूम से कुछ गायब भी था, और जब विक्टर को पता चलता है कि जेड उसके रूम में आया था तो वो तुरंत ही जेड के घर चला जाता है, जहां पर जेड असल में विक्टर के रूम से एक वॉयलिन लेकर आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद विक्टर मर गया होगा। अब विक्टर इसके लिए जेड के ऊपर काफी गुस्सा करता है, पर जेड यहाँ पर चीजों को मजे में ले रहा था। तब जेड विक्टर से उस फोटो वाले व्यक्ति और उन सिंबल्स के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर विक्टर उस आदमी को देखने के बाद काफी शॉक्ड था, मगर वो जेड को कुछ नहीं बताता और वहां से वापस से कॉलोनी हाउस में आ जाता है। अब आगे हम टैबी, जूली और ईथन को देखते हैं, जो कि डाइनर में आए हुए थे। वहां पर ईथन विक्टर से मिलने के लिए जाना चाहता था। तब टैबी की नजर एक बार वापस से उसके घर पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से टूट गया था, और क्योंकि अभी के लिए टैबी, जिम, ईथन और जूली के पास कपड़े भी नहीं बचे थे, इसलिए टैबी मिसेस ल्यू से हेल्प मांगती है ताकि गुजरे हुए लोगों के कपड़े मिसेस ल्यू उनको दे दे। मिसेस ल्यू भी इस पर मान जाती है। इवन उन्होंने टैबी और उसके परिवार को उनके घर में ही रहने के लिए कह दिया था, जिसको सुनकर टैबी को काफी अच्छा लगता है। वेल अभी के लिए जब टैबी और जूली कुछ और कपड़े लेने के लिए नेथन के एनिमल शेल्टर हाउस में जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ लोगों के कपड़े मिल गए थे। अब वहां से कुछ कपड़े लेकर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी अचानक से टैबी को उसके सामने दो बच्चे खड़े दिखाई देते हैं, जो कि काफी डरावने थे। उन्हें देखकर टैबी काफी घबरा गई थी, इसलिए वो तुरंत ही जूली को वहां से लेकर मिसेस ल्यू के घर आ जाती है, क्योंकि वो लोग अब वहीं पर रहने वाले थे।
तब जूली लगातार टैबी से पूछ रही थी कि उसने क्या देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जूली भी इस बात को समझ गई थी कि उसकी माँ ने जरूर कुछ देखा है। तब टैबी भी उसको उन डरावने बच्चों के बारे में बता देती है। अब जूली उसे शांत रहने के लिए कहकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर ईथन एक पजल से खेल रहा था, जिसकी हेल्प से ईथन सेम वैसे ही स्ट्रक्चर को बनाता है जैसा कि टैबी ने सुरंगों में देखा था। और इसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जो ईथन है वो भी कहीं ना कहीं इस जगह से जुड़ा हुआ था, और जितने भी लोगों को यहाँ पर सीजर्स आ रहे थे वो सब के सब यहाँ जुड़े हुए थे। खैर तभी एक बार वापस से टैबी को वही बच्चे दिखते हैं, जिन्हें देखकर टैबी जल्दी से ईथन को घर के अंदर लेकर चली जाती है। अब आगे हम कॉलोनी हाउस में एल्जिन को देखते हैं, जो कि काफी परेशान था। तब फातिमा उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि फातिमा ही सबको वहाँ पर नॉर्मल रखने की कोशिश करती थी। अब उसी दौरान एल्जिन फातिमा से उस झील के बारे में पूछता है जो कि कॉलोनी हाउस के पास थी, जिसके बारे में जानकर फातिमा को खुद काफी शौक लगता है, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी उस झील के बारे में पता नहीं होता था। तब एल्जिन झील के पास जाने के बाद फातिमा को ये बताता है कि असल में उसे उस टाउन से रिलेटेड ही सपने आया करते थे, जिससे ही उसे उस झील के बारे में पता चला। अब वैसे तो ऐसा काफी लोगों के साथ होता था, इसलिए अभी फातिमा इस बात पर ध्यान नहीं देती और वहां से कुछ सोचते हुए परेशान होकर डाइनर में चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम बॉयड को देखते हैं, जिसका मूड कहीं ना कहीं काफी खराब था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मार्टिन को एबी के नाम के बारे में कैसे पता। और ये सोचकर बॉयड एबी की कब्र के पास जाता है, और वहां से थोड़ी देर के बाद में जब वो वापस आ रहा था तब उसे कैली के चिल्लाने की आवाज आती है। और आवाज का पीछा करते हुए जब बॉयड उस जगह पर जाकर देखता है तो कैली की हालत देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए थे। पर क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब बॉयड खुद ही सिचुएशन को समझते हुए कैली के सर से उस रॉड को निकालता है, जिससे कि कैली बहुत देर तक चिल्लाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिससे कि बॉयड, क्रिस्टी, एलिस और कैनी चारों ही कहीं ना कहीं परेशान थे। क्रिस्टी वहां से रोते हुए मैरियल के पास जाती है और कैनी वहां से चर्च की तरफ चला गया था। वहीं हम एलिस को भी देखते हैं, जो कि अब डाइनर में फातिमा के पास आया था, जो कि अभी भी किसी बात की वजह से परेशान थी। पर कहीं ना कहीं आज के हादसे को देखने के बाद एलिस को समझ आ गया था कि इस जगह पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और ये भी नहीं पता कि वो लोग वहां से कब निकलेंगे। इसलिए एलिस फातिमा को उसी टाउन में शादी करने के बारे में पूछता है, जिससे कि फातिमा को अच्छा लगता है। अब बॉयड और डोना आपस में कैली के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर टाउन के अंदर इतनी सारी हुई मौतों के बाद वो काफी टूट गया था। वो थोड़ी अजीब सी बात भी करता है, इसलिए डोना उससे फिर से जंगल के हादसे के बारे में पूछती है, पर अभी भी बॉयड उसे उस बारे में नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात कि उसे खुद ही कंफर्म नहीं था कि जंगल के अंदर जो कुछ हुआ वो रियल था भी या फिर नहीं। अब कैनी तो चर्च आ चुका था, जहां पर बैठने के बाद उसको नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही थी, और जब कैनी अकेले नीचे जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे सैरा थी। जी हाँ, जो कि सीजन 1 के एंड में फार अवे ट्री में आने के बाद उस जगह पर आ गई। यानी कि बॉयड तो उस चार दीवारी में फंस गया था, लेकिन जो सैरा थी वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई। उसको देखकर कैनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सैरा खत्म हो चुकी होगी। ऑब्वियस सी बात है, सबको यही लग रहा था कि वो बॉयड के साथ गई थी, और जंगल में रात कोई भी ऐसे नहीं बिता सकता था। जिसके साथ ही एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 जो है वो कैनी के पास्ट को दिखाते हुए शुरू होता है, जहां पर हम थोड़ा जानेंगे कि वो इस टाउन के अंदर आखिर आया कैसे था। अब हमको सीजन 1 के अंदर ये दिखाया गया था कि जो कैनी के पिता यानी कि मिस्टर ल्यू थे, वो हमेशा बेसमेंट के अंदर अपने बेटे के साथ या फिर जीना के साथ बैठकर चेस वगैरह खेलते रहते थे। तो ये सब हुआ कैसे था? तो असल में मिस्टर ल्यू और मिसेस ल्यू के साथ जब पहली बार टाउन के क्लिनिक में कैनी आया था, तो वहां पर मिस्टर ल्यू को वो छोड़ने आए थे, क्योंकि टाउन में आने के बाद उन लोगों ने टाउन को ही चूज करा था, यानी कि इंडिपेंडेंटली रहना। लेकिन डिमेंशिया की वजह से रात में मिस्टर ल्यू को ये लग रहा था कि घर के बाहर उनका भाई खड़ा हुआ है, और तब उनकी जान जाते जाते बची थी। यानी कि जो हादसा था वो पहले भी होते होते टला था, जिससे ही डरते हुए कैनी और मिसेस ल्यू ने उनको क्लिनिक में छोड़ने का फैसला किया, ताकि बेसमेंट में ही उनका रूम बना दिया जाएगा, जहां पर वो चेस खेलते रहेंगे। उनका बेटा उनसे मिलने आता रहेगा, साथ ही साथ क्रिस्टी भी उनका आराम से ध्यान रख सकती थी जीना के साथ में। अब मिस्टर ल्यू को ये पसंद नहीं था, लेकिन मिसेस ल्यू उनको समझाती है। तब कैनी थोड़ा सा परेशान होकर बाहर चला जाता है, जहां पर उससे मिलने के लिए बॉयड ही आया हुआ था। जिसको जब पता चलता है कि रात में क्या हुआ था, तो पहले तो वो कैनी को संभालता है और उससे डेप्यूटी बनने के लिए पूछता है, क्योंकि कैनी सच में उसे इस काम के काबिल लग रहा था, जिस पर कैनी मान जाता है। तो इस तरह से वो डेप्यूटी बना था। खैर प्रेजेंट टाइम में अब सैरा को देखने के बाद उसे हथकड़ी लगाकर कैनी उसे वहीं छोड़ देता है, और तुरंत ही बॉयड को उस जगह पर लेकर आता है, जहां पर सैरा को देखकर बॉयड खुद काफी हैरान रह गया था। पर अभी वो कैनी को ऊपर जाकर खुद सैरा को सबसे पहले आजाद करके उससे बात करता है। तब सैरा भी उसे उसी व्हाइट बॉय के बारे में बताती है, जिसने ये कहा था कि सच में उन्होंने उस जगह को नाराज कर दिया है, और उसने ही फार अवे ट्री के बारे में उसे बताया था, जिसके अंदर बॉयड तो उस हॉलो स्पेस में पहुंच गया, लेकिन सैरा चर्च के बेसमेंट में आ गई थी। पर वो टाउन वालों के सामने नहीं
नहीं जा सकती थी, इसलिए तब से वो उसी जगह पर थी। इवन अभी जब उसे कैनी ने देखा था तब सैरा को ये डर था कि कहीं कैनी को उसके हॉस्पिटल वाले केस के बारे में सच्चाई ना पता हो कि सैरा की वजह से ही उसके पिता की जान गई। पर बॉयड ने अभी तक इस बारे में कैनी को नहीं बताया था। अब आगे बॉयड ऊपर जाकर कैनी से बात करता है, उसको समझाता है कि फादर खतरी की वजह से ही बॉयड ने अब तक सैरा के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि सैरा उस जगह से जुड़ी हुई है और उसकी मदद से ही वो उस जगह के बारे में जान सकते हैं। लेकिन कैनी को इस बात पर भरोसा नहीं था। साथ ही साथ कैनी को गुस्सा भी आ रहा था और वो चाहता था कि सैरा को उसी बॉक्स में डाल दिया जाए जहां पर फ्रैंक को डाला गया। पर बॉयड अब कैनी को समझाते हुए चिल्लाने लगता है, जिससे होता यह है कि बॉयड की भी हालत अचानक खराब हो गई थी और उसे वापस से आसपास का एरिया धुंधला नजर आ रहा था। बॉयड अब बाहर की तरफ जाकर बेहोश होने की हालत में आ जाता है। तब कैनी उसको संभालता है क्योंकि वो उसको अपने पिता के रूप में देखता था। दूसरी तरफ टैबी मिसेस ल्यू के घर में खुद भी काफी परेशान थी क्योंकि उसे बार बार वो बच्चे दिख रहे थे। तब वो थोड़ी देर के लिए क्लिनिक में जिम के पास जाने लगती है। तब जूली भी ईथन को अपने साथ कॉलोनी हाउस में लेकर आ गई थी क्योंकि ईथन विक्टर से मिलना चाहता था। वहाँ पर अभी भी सब नए लोग कॉलोनी हाउस को वापस से सही करने में लगे हुए थे। अब ईथन तो विक्टर के पास चला जाता है और नीचे जूली फातिमा से बात करती है, जहाँ पर उसे फातिमा की शादी और एल्जिन के बारे में पता चलता है। अब ऊपर हम विक्टर को देखते हैं जो कि सुरंगों में दिखे हुए वुडन टॉय और दिखी हुई चीजों को ड्राइंग कर रहा था। ईथन उससे सही से बात करता है, लेकिन विक्टर किसी वजह से उससे सही से बात नहीं कर रहा था और शायद से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जेड को वहां लेकर आ गया था। अब ईथन तब उसे बेसमेंट में मिले हुए कुछ मार्कर्स एज अ गिफ्ट देता है और वहां से चला जाता है। मीनवाइल नीचे हम जूली को देखते हैं जो कि एल्जिन के पास आकर बात करती है, जो कि किसी वजह से उस जगह पर आकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। तब बाहर ईथन आ जाता है और तब जूली एल्जिन से ये बोलकर चली जाती है कि अगर कभी उसको बात करनी हो तो वो उससे बात कर सकता है। अब क्लिनिक में क्रिस्टी बॉयड का चेकअप कर रही थी और उसी दौरान बॉयड उसको मकड़ियों के काटने के बारे में बताता है कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ। पर तभी क्रिस्टी की नजर उस कट पर पड़ती है जो कि बॉयड को मार्टिन ने दिया था, लेकिन क्रिस्टी के पूछने पर बॉयड उसको भी कुछ नहीं बताता। तभी हम बक्ता को देखते हैं जो कि गुजरे हुए टॉम यानी कि बारटेंडर के बार में आकर वही रखी हुई पोटैटो वोडका पी रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बस के सारे पैसेंजर्स उसकी वजह से इस टाउन में फंसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर तभी वहां पर जेड अकेले बैठने के लिए आता है, पर बक्ता को परेशान देखकर वो उसको समझाता है और दोनों बात करके थोड़ा बेटर फील करते हैं। तभी हम टैबी को देखते हैं जो कि जिम से मिलती है, जो कि अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ था, जहां पर उसे जिम से बात करके पता चलता है कि असल में उसे ये लग रहा है कि उनको शायद से एज एन एक्सपेरिमेंट रैट की तरह इस जगह पर रखा गया है ताकि उनके ऊपर किसी तरह की रिसर्च करी जा सके। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी वैसी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि जिसने भी जिम से रेडियो पर बात करी थी उसे एक तरह से पल पल की खबर थी। उसको सब कुछ पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इवन वो उनके नाम तक भी जानता था, लेकिन टैबी को ऐसा नहीं लगता। खैर आगे हम बॉयड को देखते हैं जो कि शेरिफ स्टेशन में आने के बाद अपने सामने वो खतरी को देखता है, जो कि असल में उसके ही दिमाग की एक उपज थी। और खतरी उससे ये पूछता है कि वो कैनी को मिस्टर ल्यू की मौत के बारे में कैसे बताएगा और क्या होगा जब कैनी को पता चलेगा कि सैरा की वजह से ही मिस्टर ल्यू खत्म हो गए थे। और इसके बारे में बॉयड को सब पता था, जिसके बावजूद बॉयड ने सैरा को बचाने की कोशिश करी। अब वैसे तो कहीं ना कहीं बॉयड के दो मन थे, जिसमें से एक में वो चाहता था कि वो कैनी को सच्चाई बता दे और उसे लग रहा था कि कैनी उसकी बात को समझेगा, पर उसकी दूसरी सोच खतरी के रूप में उसके सामने थी और उसके हिसाब से कैनी से सब छुपाना ज्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि फादर खतरी ने भी सेम चीज करी थी। उन्होंने भी शुरुआत में बॉयड और टाउन के अंदर किसी को नहीं बताया था कि सैरा जिंदा थी, लेकिन जो बॉयड होता है उसके ऊपर खतरी वाली सोच जो होती है वो हावी नहीं होती और वो डिसाइड कर लेता है कि वो कैनी को सारी सच्चाई बता देगा। वहीं हम जिम को देखते हैं जो कि डोना के पास जाता है, जिसने खुद भी रेडियो से आने वाली आवाज को सुना था। पर जिम जब उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो डोना उसको समझाने लगती है कि शायद उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें इस बारे में सच्चाई नहीं पता चलती तब तक वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकते थे, वरना लोग और पैनिक करते। तब बाहर रैंडल कॉलोनी हाउस के एक आदमी को बुरी तरह से पीटने लगता है क्योंकि वो उसका सामान छेड़ रहा था और रैंडल ऐसा नहीं चाहता था। तब डोना उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रैंडल उल्टा उसी को उल्टा सीधा बोलता है, जिससे डोना गुस्से में आकर एक एक्स को उठाकर साइड में मारती है, जिससे कि रैंडल डर गया था। और तब डोना उसको उसका सामान उठाकर बस की तरफ लेकर जाती है और रैंडल से वहीं पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहता था। इवन वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी था, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था। इसलिए अभी डोना बस में बस एक तावीज को लगाती है और वहां से चली जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे। वहीं हम कैनी को देखते हैं जो कि मिसेस ल्यू से बॉयड के नाम पर खाना
लेकर सैरा के पास जाता है और उससे उन आवाजों और बाकी चीजों के बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं कैनी चाहता था कि सैरा अपने हर एक हादसे के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करे ताकि लोग उसकी सिचुएशन को समझेंगे और वो वापस से टाउन में रह पाएगी। लेकिन सैरा जानती थी कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। पर फिर भी जब कैनी उसकी बात को नहीं मानता तो सैरा उसे शुरुआत से सारी बात बता देती है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके पिता की जान उसके ही गेट खुला छोड़ने की वजह से हुई थी। इनफैक्ट जेड के साथ आए हुए उसके फ्रेंड को भी उसने ही मारा था, जिससे कैनी खुद बहुत गुस्से में आ गया था और वो खुद हॉस्पिटल में जाकर उस जगह को घूरने लगता है जहाँ पर उसके पिता खत्म हुए थे। लेकिन तब तक बॉयड भी उसको ढूंढते हुए आ चुका था ताकि वो कैनी को सच्चाई बता सके। लेकिन कैनी को जब पता चलता है कि बॉयड को सब पहले से पता था तो वो बॉयड पर भी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने उसे अपना पिता समझा था और अब वो चाहता था कि वो सैरा को उस बॉक्स के अंदर डाल दे। पर बॉयड उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि सैरा उनके लिए जरूरी है और वही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकती है। पर कैनी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बॉयड की बात ही नहीं सुनता और डेप्यूटी बैज को फेंक कर वहां से चला जाता है, जो कि टूटे हुए भरोसे को दिखाता है। शुरुआत में बॉयड ने कैनी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन अब वो भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया था, क्योंकि बॉयड ने ढेर सारी बातें कैनी से छुपाई थी जो कि मेरे ख्याल से उसे जानने का पूरा हक था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी कि अगर सच्चाई सामने आ जाती तो सैरा को कोई भी नहीं छोड़ने वाला था। और इसी टूटे भरोसे के साथ में एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत रेंडल को दिखाते हुए होती है। वो आराम से बस में सोया हुआ था, तभी बाहर मॉन्स्टर्स आकर उसे प्रोवोक करते हैं, जिस पर वो भी गुस्से में मॉन्स्टर्स को अंदर से ही उल्टा सीधा बोलकर वापस हो जाता है। अब जेड अभी भी बार में ही था जहाँ पर अचानक से उसको फोटो वाला आदमी उसके सामने दिखता है और अपने पास मौजूद डायरी में उसे वही निशान दिख रहा था। अब अगले ही पल सब गायब हो जाता है और जेड काफी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, क्योंकि उस टाउन में आकर उसे डरावनी चीजें दिख रही थी जो कि रियल में नहीं हुआ करती, पर उनके बारे में जेड कुछ जानता नहीं था। और यहाँ पर नोटिस किया जाए तो टैबी और जेड को ही बहुत ज्यादा अजीब चीजें दिख रही थी, जैसे कि उसको दिख रहे थे बच्चे और यहाँ पर जेड को दिखता यह निशान और वो अजीब सा आदमी। अब अगली सुबह तक कैनी ने जिम और टैबी को भी सैरा के बारे में बता दिया था, जिससे गुस्से में वो दोनों ही सैरा के पास आते हैं, क्योंकि वो सैरा को उस बॉक्स में डालना चाहते थे। लेकिन बॉयड जो कि वहीं पर था वो जिम और टैबी को समझाता है कि सैरा की हेल्प से ही वो बाहर जा सकते हैं, जिस पर बहुत मुश्किल से वो दोनों मान गए थे। लेकिन टैबी सैरा को उल्टा सीधा बोलते हुए उसे उसके परिवार से दूर रहने को कहकर वहां से घर में ईथन के पास जाती है। और जो ईथन होता है वो टाउन के अंदर सैरा के लौट जाने की वजह से खुद को डर के मारे रूम में लॉक कर चुका था। तब टैबी, जिम और जूली उसको समझाते हैं और ईथन अब कुछ सोचते हुए सैरा से मिलने का डिसाइड करता है। वहीं सैरा को भी खुद समझ आ रहा था कि लोग उससे ऐसा ही बर्ताव बाहर करेंगे, इसलिए सच में वो गिल्ट और ह्यूमिलिएशन के चलते बॉक्स में जाना चाहती थी। पर तब बॉयड उसको समझाते हुए स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहकर डोना से मिलने चला जाता है और सैरा वहां से अपने पुराने घर में आई थी ताकि वो नेथन का सामान ले पाए। अब असल में उस घर में बस में आए एक कपल को शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि सैरा को देखकर समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसके बारे में टाउन में बात हो रही थी और उसने अपने भाई को मार दिया था। तब वो दोनों भी सैरा को ह्यूमिलेट करके वहां से भगाते हैं। इवन उन्होंने नेथन की एक शर्ट भी सैरा को नहीं दी। लेकिन असल में नेथन के पास पहले एक खिलौना था जो कि सैरा और नेथन ने अपने बचपन में खरीदा था और अभी सैरा उसको ही ढूंढ रही थी। पर वो समझ जाती है कि वो खिलौना जरूर मिसेस लियो के पास होगा, पर सैरा उनका सामना अभी नहीं कर सकती थी, इसलिए अभी वो अंदर नहीं जाती। लेकिन तब तक वहां पर ईथन आ गया था, जो कि सैरा की पिछली हरकत की वजह से उसे मॉन्स्टर बोलता है। साथ ही साथ उसे उल्टा सीधा कहकर वहां से जिम के साथ चला जाता है। सैरा को ये सब झेलकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो बस हमेशा की तरह शांत रहकर सब कुछ झेल रही होती है। मे बी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और जो लोग उसको समझ नहीं रहे थे उन्हें वो समझाना भी नहीं चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों करा। खैर वहीं पर हम जेड को देखते हैं जो कि बार में बैठकर खाली बोतल से उसी सिंबल को बनाता है। अब इतने में ही वहां विक्टर आ गया था, जो कि जेड को अब उस फोटो वाले आदमी के बारे में बताने के लिए तैयार था। लेकिन बदले में विक्टर चाहता था कि जेड उसके लिए वायलिन बजाए, क्योंकि जेड को वो काफी अच्छा बजाना आया करता। इस पर जेड भी मान जाता है और तब विक्टर उसको अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर काफी सारी खराब कार्स पड़ी हुई थी, जो कि हमने शुरुआत में टाउन में देखी भी थी। असल में पहले जब विक्टर शुरू में उस जगह पर आया था तो किसी को ना तो जमीन के नीचे छुपने के बारे में पता था और ना ही किसी और चीज के बारे में, इसलिए रात में सब उसी कार के अंदर रहा करते और रोज मॉन्स्टर्स के हाथों कोई ना कोई मरता था। अब ये सब बताने के बाद विक्टर एक कार के ऊपर जाकर बैठता है और जेड से वायलिन पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाने के लिए बोलता है। जेड भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद विक्टर बताता है कि असल में उसकी माँ पहले के समय में उसके डरने पर उसे वही धुन सुनाया करती थी और ये वायलिन भी असल में उसकी माँ का ही था।
खैर अब जेड उससे फोटो वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर उस आदमी के बारे में सोचने पर पहले तो विक्टर थोड़ा डर गया था, पर बाद में वो बताता है कि असल में उस आदमी का नाम क्रिस्टोफर था, जो कि लोगों को टाउन में शुरू में बहुत हंसाया करता और सब उससे बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक से उसको ये सारे सिंबल दिखना शुरू हो गए थे जो कि जेड को दिखते हैं, और उसने अचानक से शांत रहना चालू कर दिया जब तक वो मरा नहीं। पर विक्टर को भी उन सिंबल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं बॉयड जो होता है वो डोना से जाकर मिलता है और उसे सैरा के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर डोना बॉयड की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थी। उसके हिसाब से सैरा सच में काफी खतरनाक थी और उसे बॉक्स में डाल देना चाहिए था, इसलिए बॉयड भी अभी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं हॉस्पिटल में क्रिस्टी और मैरियल एक दूसरे के साथ काफी बातें करती हैं। तब मैरियल वहां पर क्रिस्टी को क्रिस्टी की फेवरेट टी शर्ट देती है, जो कि क्रिस्टी के गायब होने के बाद मैरियल ने अपने पास उसकी याद में रखी थी, जिसको देखकर क्रिस्टी काफी खुश होती है और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद में वहां पर टेली आ गई थी, जो कि मैरियल को मॉर्फिन की बोतल देने आई थी, क्योंकि टेली उसको अपनी बीमारी की वजह से इस्तेमाल किया करती। वो काफी ज्यादा बूढ़ी थी, लेकिन उसके हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर अगर इसे रखा जाएगा तो ये और लोगों के काम आ सकता था। तभी क्रिस्टी को टेली से सैरा के टाउन में वापस आ जाने के बारे में पता चलता है, जिससे कि क्रिस्टी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में सैरा से बात करने निकल जाती है। लेकिन जैसे तैसे तब मैरियल ने उसको रोक लिया था। वहीं एल्जिन आज चर्च में आया था, जहां पर सैरा अकेले परेशान बैठी हुई थी, और एल्जिन, जिसको सैरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो सैरा से बात करने लगता है, जहां पर हमको पता चलता है कि असल दुनिया में एल्जिन बस से अपनी दादी से मिलने जा रहा था, जो कि हर संडे उनके साथ चर्च में जाया करती थी, और अब वो इस टाउन में आकर फंस कर रह गया है। सैरा को उदास देखकर एल्जिन उसका मूड सही करने की कोशिश करता है, मगर जब सैरा उसको बताती है कि उसने अपने पास्ट में क्या किया है, तो एल्जिन जो होता है वो डर कर वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। और तब सैरा भी मिसेस ल्यू से मिलने का डिसाइड करके वहां से डाइनर में जाती है, जहां मिसेस ल्यू उसे देखकर थोड़ा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें सैरा की करी गई हरकत किसी बहुत बड़े धोखे की तरह लग रही थी। लेकिन वो समझ जाती है कि सैरा वहां पर नेथन के सामान के लिए आई है, इसलिए वो उसे सामान देकर आगे से उसकी शक्ल ना दिखाने के लिए कहती है और जोर जोर से रोने लगती है। सैरा वहां से निकल ही रही थी कि तब तक बाहर कैनी आ गया था, जो कि सैरा को अपनी माँ के पास देखकर बहुत ही गुस्से में आ गया था। तब वो नेथन के सामान सबके सामने फेंक देता है, साथ ही साथ वो जानबूझकर सैरा को ह्यूमिलिएट करने के लिए उस खिलौने को भी तोड़ देता है, जो कि नेथन का फेवरेट था। एल्जिन भी ये सब देख रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब कैनी के जाने के बाद में वो सैरा के सामान को समेटने में हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर सैरा जल्दी से अपना सामान उठाकर रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिम ईथन को घर में लाता है और टैबी को हक करता है। तभी वापस से टैबी की नजर उसी स्ट्रक्चर पर पड़ती है जो कि ईथन ने आखिरी एपिसोड में बनाया था, जिसको देखकर कुछ सोचते हुए टैबी मॉन्स्टर की गुफा के सामने जाकर वैसा ही स्ट्रक्चर बनाती है और बोलती है कि मैं आ गई। जिसके बाद वहां पर वैसे ही 4 बच्चे उसके सामने आ गए थे, और ये जो बच्चे होते हैं वो टैबी के सामने जाकर एक काफी वियर्ड सा शब्द दोहराते हैं, जो कि था अंगूठी। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो मॉन्स्टर टनल का सिंबल और जेड वाला सिंबल जो ए बनाता है, तो हो सकता है कि आगे इनका कोई रिश्ता हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से सिंबल को देखोगे तो उसके अंदर आपको ए बनता दिखाई देगा, और अंगूठी शब्द जो है वो भी यहाँ पर सेम था। तो हो सकता है कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। माइट भी कोई डेविलिश सिंबल होगा या फिर उस एंटिटी का सिंबल है जिसको ये पूछते होंगे। हो सकता है कि इन बच्चों का सैक्रिफाइस दिया गया हो, I mean कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब ये जो बच्चे होते हैं वो टैबी को आकर छूने लगते हैं, जिससे टैबी डर कर जोर से चिल्लाती है। तब जेड जो पास में ही था आकर टैबी की हेल्प करता है, और जब टैबी वापस से आसपास देखती है तो वहां पर वो बच्चे थे ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन बच्चों को यहाँ पर टैबी को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक ये कर सकते थे। ये उनकी स्पिरिट्स ही होंगी, हो सकता है कि वो उससे हेल्प मांग रहे हों। एनीवेज अब दूसरी तरफ बॉयड के पास जाकर उसे रेडियो वाली आवाज के बारे में बताता है, और क्योंकि जिम को लग रहा था कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर चल रहा है, इसलिए वो बॉयड से इस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प मांगता है। इस पर हाँ बोलते हुए बॉयड मिसेस ल्यू से मिलने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से उसके हाथ में वही कीड़े उसे दिखाई देते हैं जो कि अगले ही पल गायब हो गए थे। अब मिसेस ल्यू बॉयड के सैरा की बात छुपाने की वजह से नाराज थी, पर बॉयड उनको अपने पास बैठने के लिए बोलकर उनसे बात करने लगता है। वहीं टाउन में जब सैरा वापस से घूम रही थी तब ईथन उसको फिर से गुस्से से देखता है और सैरा वहां से चली जाती है। साथ ही साथ शाम में रैंडल एक चेयर को बस से निकाल कर उसकी छत पर चढ़ा देता है ताकि वो आराम से वहां पर बैठ सके, नजारा देख सके। और वहीं मरियल को हम नोटिस करते हैं, जो कि काफी शॉकिंग चीज हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो मॉर्फिन को एज अ ड्रग ले रही थी। और इसी के साथ में एपिसोड 5 का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम बॉयड को देखते हैं, जो कि मिसेस ल्यू यानी कि कैनी की मदर को सैरा की सभी हरकतों के बारे में बता रहा था कि उसने जो भी करा वो क्यों करा।
अब मिसेस लियू उसकी बात को भी समझ रही होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर कैनी आ जाता है, जिसको देखने के बाद बॉयड वहाँ से जाने लग गया था। फिर जैसे ही वो डाइनर का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, वो अपने आप ही चर्च के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसे वही म्यूजिकल बॉक्स दिखाई देता है जैसा कि उसे उस जगह पर दिखाई दिया था जहाँ पर मार्टिन था। इवन तभी बॉयड के सामने वो म्यूजिकल बॉक्स के अंदर मौजूद जो बैले डांसर थी, उसका जो टॉय होता है, वो सचमुच इंसानी रूप में आकर वहाँ बैले डांस करने लगती है। साथ ही साथ वो बॉयड के साथ कुछ ठुमके भी लगाती है और तभी अचानक से उसके मुंह से कुछ अजीब से कीड़े या फिर टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जिससे कि बॉयड काफी डर गया था, जो कि उसके खुद की हालात को बयां कर रहा था कि उसके अंदर किस तरह के कीड़े रेंग रहे थे, वो कितना दर्दनाक था। अब उसकी तभी आंख वापस से डाइनर में ही खुलती है और असल में वो डाइनर में गेट के पास जाकर ही गिर गया था। वो बेहोश हो गया था, जिसके चलते वो उस जगह पर चला गया था और अभी जो उसने देखा था वो सब उसका एक वहम था, या फिर ये हो सकता है कि वो वहां पर सच में टेलीपोर्ट हुआ हो। शायद से वहां पर उसे कुछ दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उसके सर से भी खून आ रहा था। अब तभी कैनी बॉयड की हालत खराब देखकर उसको छोड़ने के लिए जाता है, जहां पर रास्ते में स्टोरेज रूम के पास, यानी कि वही चीज जहां पर जेड शुरुआत में गया था, जहां पर उसको सिंबल्स दिखाई दिए थे, तो उसके पास ही एक पत्थर पर रखा हुआ उसको सेम बैले डांसर टॉय दिखता है और वापस से उसी बेसमेंट के अंदर से बैले डांसर बाहर आती हुई दिखाई देती है। अब बॉयड की इससे हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन कैनी को ये सब नहीं दिख रहा था। तब कैनी उसे अपने साथ मैरियल और क्रिस्टी के पास लेकर जाने लगता है। अब वहीं हम फातिमा और एलिस को देख पाते हैं, जहां पर फातिमा एलिस से उसको सारा के जिंदा होने वाली बात ना बताने की वजह से गुस्सा थी। अब एलिस उसको मनाने की कोशिश करता है और जब वो दोनों बाहर डोना के पास जाते हैं तो डोना मिसेस लियू के पास से थोड़ी सी सब्जियां लेने जा रही थी, क्योंकि तूफान में सब बर्बाद हो चुका था और सबसे बड़ी बात कि इतने कम समय में कुछ और उगाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए उनको ज्यादा टाइम जीने के लिए कम से कम खाने की जरूरत थी। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि बस के आ जाने की वजह से गांव के अंदर बहुत सारे लोग आ गए थे जो कि अभी भी जिंदा थे। खैर वहीं हम मैरियल और क्रिस्टी को देखते हैं, जहां पर जब क्रिस्टी मैरियल के बैग में हेयर क्लिप को ढूंढ रही थी तब उसे रिहैब सेंटर्स के पेपर्स मिलते हैं, जिससे कि क्रिस्टी को पता चल जाता है कि मैरियल वापस से ड्रग्स लेने लग गई है। मैरियल वहां पर आकर उसके ऊपर गुस्सा करती है कि वो उसका सामान चेक कर रही थी, लेकिन क्रिस्टी कहती है वो तो खाली वहां पर हेयर क्लिप ढूंढ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि टाउन में आने से पहले वो बस के अंदर रिहैब में ही जा रही थी, लेकिन उसने क्रिस्टी से झूठ कहा था कि वो किसी से मिलने जा रही थी। अब इस बारे में क्रिस्टी मैरियल से बात करती है और असल में पहले के समय में मैरियल बहुत ही ज्यादा ड्रग्स को कंज्यूम किया करती, लेकिन जब से क्रिस्टी उसकी जिंदगी में आई थी उसके बाद उसने वो सब छोड़ दिया। मगर जब क्रिस्टी 6 महीने पहले गायब हो गई थी तब से मैरियल ने वापस से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और अभी वो क्रिस्टी के सामने ये भी कन्फेस करती है कि टेली यानी कि वही बूढ़ी महिला जो कि उसके पास मॉर्फिन ड्रग लेकर आई थी, उसने उसको भी कंज्यूम कर लिया था। इसको जानने के बाद क्रिस्टी ने तुरंत ही मेडिसिन अलमीरा में मौजूद सारी हाई डोजेज वाली दवाइयों को कहीं छुपा दिया ताकि मैरियल उन सब का इस्तेमाल ना करे। अब तभी वहाँ कैनी बॉयड को लेकर आता है, जो कि वैसे तो एकदम नॉर्मल था, पर अभी वो क्रिस्टी को उन स्पाइडर के काटने के बारे में और मार्टिन के खून के बारे में बताता है, जिसके चलते उसके शरीर में कीड़े जल रहे थे। पर कैनी और क्रिस्टी को ये बॉयड का वहम लगता है, क्योंकि उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसको सोने के लिए बोलकर एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ पर हम क्रिस्टी की बातों से ये जान पाते हैं कि बॉयड को असल में जेनेटिकली पार्किंसंस डिजीज है, लेकिन उसका असर सिर्फ बूढ़े होने पर ही होता है। कहीं ना कहीं कैनी अब बॉयड को लेकर परेशान होने लग गया था, क्योंकि शुरुआत में उसके पिता भी ऐसी अजीब बातें करते थे, पर कभी कैनी और मिसेस लियू को समझ ही नहीं आया कि वो बीमार हैं, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। साथ ही साथ अब कैनी बॉयड को सेम रीजंस की वजह से खोना नहीं चाहता था। अब बॉयड को वापस से एक बार फिर से बैले डांसर दिखाई देती है, जो कि इस बार उसको जान से मारना चाहती थी, लेकिन तभी बॉयड अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंट करता है, लेकिन असल में अभी उसके सामने मैरियल होती है और बॉयड की हालत देखकर मैरियल उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। सबको लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है और अब जब बॉयड शांत होता है तो वो वापस से उन्हीं कीड़ों के बारे में सोचता है। अब आगे हम डोना को देख पाते हैं, जो कि आज रात मिसेस लियू के घर में जिम और उसके परिवार के साथ थी, जहां पर वो उन्हें फसलों के बारे में बताती है, जिससे कि जिम को लगता है कि जो इस जगह को देख रहा है वो जानबूझकर उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहा था। उसका तो ये भी कहना था कि यहाँ पर लोगों को जानबूझकर भेजा गया है ताकि उनकी मुसीबत और बढ़ जाए। एनीवेज तभी कॉलोनी हाउस के अंदर अभी भी फातिमा एलिस से नाराज थी, पर कहीं ना कहीं फातिमा किसी बात को लेकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखी थी। अब फातिमा इस बारे में एलिस से बात करती है कि तभी उन्हें किचन से डेल हॉल के चिल्लाने की आवाज आती है
और हॉल के कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको शुरुआती सीजन में बताया भी था। खैर अब डेल यानी कि हॉल जो होता है वो एल्जिन के ऊपर सब्जियां चुराने का इल्जाम लगा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल को पता चल गया था कि गांव में खाने की कमी होने वाली है, पर एल्जिन ने कुछ चुराया ही नहीं था। उन दोनों को शांत करवाते हुए डेल के हाथ में मौजूद चाकू जो होता है वो धोखे से एलिस के लंग एरिया में लग जाता है और एलिस का खून बहने लगता है। सभी लोग काफी घबरा गए थे क्योंकि घर पर एलिस का इलाज नहीं करा जा सकता था, ये काफी सीरियस मैटर हो गया था और अभी रात थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर एल्जिन तब जैसे तैसे कॉलोनी हाउस के बाहर जाकर वैन को चालू करता है और मॉन्स्टर्स के उन तक पहुंचने से पहले वो फातिमा और एलिस को वैन में बैठाकर क्लिनिक में लेकर जाने लगते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मॉन्स्टर से वो बच कैसे रहे थे, तो देखो यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर है ना, ये भागते वगैरह नहीं है, खाली ये चलते रहते हैं, वो भी बहुत ही अजीब से हंसते हुए अंदाज में। अब असल में हुआ ये था कि जो चाकू होता है ना वो एलिस के लंग्स में लगा था, जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रही थी। अब वहां पर पहुंचते ही क्रिस्टी एलिस के लंग्स में भर चुके खून को तो निकाल देती है, पर अब इतना ज्यादा ब्लड बहने की वजह से एलिस को उस समय खून की जरूरत थी। सांस तो उसको आ गई थी लेकिन खून काफी बह गया था और यहाँ पर एलिस का जो ब्लड ग्रुप होता है वो O नेगेटिव था, जो कि बस बॉयड के पास था। अब बॉयड एलिस की हालत देखने के बाद काफी घबरा तो गया था, मगर वो जानता था कि मार्टिन के दिए हुए खून और कर्स की वजह से ही बॉयड के अंदर वो कीड़े आए थे और अगर वो खून एलिस के अंदर चला जाता है तो एलिस की भी सेम हालत हो जाएगी, इसलिए बॉयड ऐसा करने से मना करता है। पर कैनी जिसे ये सब बस बॉयड का वहम लग रहा था, वो ये कहता है कि वो इस खून को ले लेगा ताकि कुछ दिक्कत भी हुई तो उसको होगी और यहाँ पर सेफली एलिस बच जाएगा, बाकी चीजों को वो बाद में देख लेंगे। बॉयड उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और तभी बॉयड के शरीर में उसके हाथ में वापस से वैसे कीड़े आते हैं जो कि अब की बार सबके लिए विजिबल थे। जी हाँ, पर एलिस की जान बचाना भी जरूरी थी। अब कैनी फिर से फोर्स करता है कि ये खून वो उसे दे दे, लेकिन बॉयड के पास इससे भी बेटर आइडिया था। वो सबको अंदर रहने के लिए बोलकर एक चाकू लेकर बाहर चला जाता है और वहां पर सभी मॉन्स्टर्स को उकसाने लगता है। अब उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, जिसके सामने मेन था स्माइली मॉन्स्टर, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा वियर्ड सा था। खैर वैसे ही बॉयड अपने हाथ में एक कट लगाकर एक मॉन्स्टर की गर्दन पर कट लगाता है, यानी कि स्माइली मैन के, और वो तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़कर ये बोलता है कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है। और शुरुआत में तो उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से ही वो असली रूप में आकर दर्द में चिल्लाते हुए वहीं खत्म हो जाता है, जिससे कि बाकी के मॉन्स्टर्स थोड़ा सा शॉक हो गए थे और वक्त मिलने पर बॉयड तुरंत ही अंदर चला जाता है। खैर अब वो बॉयड को छोड़कर वापस से टाउन की तरफ चले जाते हैं। अब बॉयड जिसके हिसाब से अब उसका खून साफ था, वो अंदर जाकर एलिस को ब्लड देता है और सब उसे ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि किसी ने भी अभी तक उन मॉन्स्टर में से किसी को भी नहीं मारा था, ये पहली बार था। और फातिमा आज जिसने लगभग एलिस को खो दिया था, वो एलिस के सही होने की वजह से साइड में जाकर रोने लगती है और बॉयड उसको संभालता है। अब क्रिस्टी भी उसके पास जाकर उसको संभालती है और अचानक से फातिमा उससे ये पूछती है कि क्या उसके पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, जिसको सुनने के बाद क्रिस्टी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी। वहीं बॉयड और कैनी अभी भी खिड़की से बाहर उस मरे हुए मॉन्स्टर को देख रहे थे। और इस एपिसोड की एक इंटरेस्टिंग डिटेल कि डोना जो होती है वो इथन के साथ मिसेस ल्यूक के घर के बेसमेंट में आई थी, जहां पर इथन उसको बताता है कि बेशक से उसने बिना डरे सैरा को कुछ भी कहा हो, मगर असल में वो काफी डरा हुआ है। तब डोना उसको संभालती है और ये भी कहती है कि हाँ, यहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इस बात से भी डरा हुआ था कि कहीं ये बेसमेंट भी ना गिर जाए। लेकिन डोना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में क्रिस्टी को प्रेगनेंसी किट से ये पता चलता है कि फातिमा सच में प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर वो खुद शॉक्ड हो गई थी। पर अभी इस बारे में क्रिस्टी और फातिमा के अलावा किसी को नहीं पता। अब तक सुबह भी हो गई थी और तब सब जाकर मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाते हैं, जहां पर बॉयड और क्रिस्टी चाहते थे कि वो मॉन्स्टर का पोस्टमार्टम करके उसके बारे में और चीजें पता करें कि आखिरकार ये वर्क कैसे करते हैं। लेकिन कैनी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था और यहाँ पर डेप्यूटी साहब की सोच बिल्कुल सही थी। ऑब्वियस सी बात है कि मॉन्स्टर है, ऐसी अजीब सी जगह है, चीर फाड़ करने से और भी चीजें बाहर आ सकती थी। लेकिन बॉयड और क्रिस्टी जो होते हैं वो मॉन्स्टर की बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं और बॉयड एलिस, एल्जिन और फातिमा से कॉलोनी हाउस में जाने के लिए कहता है, वरना कॉलोनी हाउस के लोग इस जगह एलिस को देखने आ सकते थे, जिससे उन्हें भी मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता और वहां पर पैनिक फैल सकता था। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर डेल हॉल, जिसने की गलती से एलिस के अंदर चाकू मार दिया था, वो अपनी गलती की वजह से काफी शर्मिंदा था और ये सीन देखने से साफ लगता है कि हाँ, वो वाकई में उससे गलती से हुआ था, वो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। लेकिन डोना उसको एक रूम में बंद कर देती है, क्योंकि डेल को ही खाने की कमी के बारे में पता था और ऐसे में वो बाकी सबसे रूड बर्ताव कर रहा था।
तब तक नीचे फातिमा और एलिस भी आ गए थे, जिनको देखकर डोना एलिस को उसके रूम में लेकर जाती है। अब आगे हम जिम को देख पाते हैं, जो कि अपने घर के बाहर जब जाता है तो बाहर रैंडल एक ड्रोन को उड़ा रहा था। अब उसको देखने के बाद जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रैंडल के पास जाता है कि वो उसके आइडिया में उसकी हेल्प करे। पहले तो रैंडल जिम की मदद करने के लिए नहीं मानता, मगर बाद में जब उसको लगता है कि जिम की आइडिया से वो वाकई में उस टाउन से बाहर निकल सकते हैं, तो वो जिम की हेल्प करने के लिए राजी हो गया था। मीनवाइल क्लिनिक के अंदर मॉन्स्टर की बॉडी को लाने के बाद क्रिस्टी उसके शरीर को डरते हुए काटती है। और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि ये जो मॉन्स्टर थे उनके इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसानों से डिफरेंशिएट करने वाली एक चीज थी कि उनके शरीर के अंदर खून की कमी थी। उनके सारे के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सिकुड़ गए थे और ये सब देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी मैरियल को वॉमिटिंग होने लगती है, जो कि एकदम से ड्रग्स छोड़ देने की वजह से हो रहा था। इसलिए अभी क्रिस्टी मैरियल को आराम करने के लिए कहती है और वापस से डेड बॉडी के पास जाती है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं था, ना ही खून ना ही कुछ और अब क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन में क्रिस्टी मॉन्स्टर को काफी बार सर्जिकल नाइफ से स्टैब करने लगती है। तभी मॉन्स्टर के लीवर से एक येलो फ्लूइड निकलता है, जो कि असल में बाइल जूस था, यानी कि डाइजेशन के लिए। और बात करी जाए तो बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करा जाता है, जो कि एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि लीवर के पास ही होता है। माइट भी उसको डैमेज कर दिया गया होगा, जिसकी वजह से लीवर से वो जूस आ रहा था। अब क्रिस्टी ये सोचती है कि शायद इससे मॉन्स्टर को मारा जा सकता था, और ये बात समझ आने के बाद क्रिस्टी उस बाइल को एक बोतल में रख लेती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो सकती है कि शायद यहाँ पर मॉन्स्टर के अंदर खून बिल्कुल इसलिए मौजूद नहीं था। हो सकता है कि यहाँ पर बॉयड ने उस स्माइली मैन के अंदर जो कीड़े छोड़े थे, उन कीड़ों ने शायद से उसके अंदर के खून को चूस लिया होगा, क्योंकि बॉयड से हमको ये जानने के लिए मिला था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कीड़े उसे अंदर से खा रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। तो माइट भी ये रीजन हो सकता है कि मॉन्स्टर के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि हाँ, इन मॉन्स्टर्स के अंदर इंसानों जैसा खून नहीं बहता है। यानी कि यहाँ पर जब बॉयड ने स्माइली मैन की गर्दन पे कट मारा था, तो वहां पर हल्का हल्का खून दिख तो रहा था, लेकिन वहां पर खून बहने जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि खून बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो। लेकिन बॉयड के अंदर जो कीड़े थे, जब उसने स्माइली मैन के अंदर ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद तो उसके अंदर खून बिल्कुल ही नहीं बचा था। वहीं ईथन अब जब विक्टर से मिलने के लिए जाता है, तो किसी वजह से विक्टर ईथन से बात नहीं करता, यानी कि वो फिर से उससे अजीब सा बर्ताव कर रहा था। असल में यहाँ पर विक्टर को ये भी डर था कि वो जिसके भी क्लोज आता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन विक्टर के बर्ताव से ईथन को बुरा लगने लगता है, जिसकी वजह से विक्टर ईथन को पेड़ गिनने में हेल्प करने के लिए कहता है। और उसी समय विक्टर नोटिस करता है कि ये पेड़ चलने के साथ साथ वहाँ पर उनकी पेड़ों की पत्तियां सूख भी रही थी और मौसम भी चेंज हो रहा था, जो कि उसके हिसाब से पिछले 40 साल में पहली बार हुआ है। और दूसरी तरफ हम जेड के पास टैबी को देख पाते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि जेड ने 5वें एपिसोड में केव के सामने उसकी हेल्प करी थी। वो उसे थैंक्स कहती है। तब जेड उसे उस वक्त के बारे में बताता है जब उसे भी एक बोतल वाले पेड़ पर सिंबल दिखने के बाद यूनियन सोल्जर उसकी तरफ बंदूक चलाते हुए दिखाई दिया था, और तब जिम ने उसको संभाला था। आपको याद होगा कि सीजन 1 में ऐसा एक सीन था। तभी टैबी जेड की डायरी में मौजूद उन सिंबल्स को नोटिस करती है, जिसको देखने के बाद वो काफी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसने सेम सिंबल उन सुरंगों में भी देखा था। तब इस बारे में वो जेड को बताती है। वहीं जिम अभी रैंडल को अपने साथ अपनी आरवी में लेकर आया था, जहां पर उसने रेडियो के एंटीना को और रेडियो को रखा हुआ था। असल में जिम को लग रहा था कि पिछली बार जिसकी आवाज जिम ने उस रेडियो के जरिए सुनी थी, वो उनके बारे में सब जानता है और उनकी हर एक चीज को ट्रैक कर रहा है। और अगर वो वापस से कनेक्शन बना लेते हैं, तो वो वापस से उस इंसान से कांटेक्ट करके उस जगह के बारे में जान सकते थे। अगर ऐसा कोई है भी उन पर नजर रख रहा है, तो वो उनको जाने देगा भी। ये तो काफी फनी बात थी। इवन रैंडल को तो यहाँ तक लगने लगता है कि सच में उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ही चल रहा होगा, जिसमें बॉयड, डोना, खतरी सब शामिल हैं। और इसलिए अगर नेथन गांव वालों के सामने मरा था, तो हो सकता है कि असलियत में वो जिंदा हो। जिम भी इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सच हो सकती थी। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी थियोरीज चल रही हैं। कोई सोच रहा है कि डेविल हो सकता है, कोई सोच रहा है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और कोई तो ये सोच रहा है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल भी होता है। खैर, अभी वो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने आइडिया के ऊपर वर्क करने का डिसाइड करता है। मीनवाइल क्लिनिक के अंदर मैरियल जब सोकर उठती है और उस मॉन्स्टर वाले रूम में जाती है, तो वहां से वो मॉन्स्टर गायब था। और इस बारे में बताने के लिए जब मैरियल क्रिस्टी को ढूंढती है, तो उसके सामने मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये सब उसका एक नाइटमेयर था, जो कि उसे ड्रग्स ना मिलने की वजह से बुरे सपने के रूप में उसके सामने आ रहा था। लेकिन मैरियल इससे काफी डर गई थी।
अब आगे हम फातिमा को देख पाते हैं जो कि डोना के पास प्लांटिंग एरिया में जाती है, जहाँ पर डोना प्लांट्स के मरने की वजह से काफी परेशान थी। तब फातिमा उसे अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है, यानी कि एटलीस्ट यहाँ एक पॉजिटिव चीज हुई थी, जिसको सुनने के बाद डोना थोड़ी खुश हो जाती है। लेकिन फातिमा अभी भी दुखी थी और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में फातिमा इतने समय से फ्रस्ट्रेटेड अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ही थी, क्योंकि असल दुनिया में वो मां नहीं बन सकती थी और इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन डोना ये बात सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से वो जगह है ही इतनी मिस्टीरियस कि वहां पर कुछ भी होना बड़ी बात नहीं है। अब वो फातिमा से टेंशन ना लेकर सीधा उसे इस खुशखबरी को एलिस से शेयर करने के लिए कहती है और वहां से अपने बाकी के काम को करने में लग जाती है। तभी हम एल्जिन को देख पाते हैं जो कि परेशान था और वो जूली से बात कर रहा था। अब उसी दौरान वो जूली को बता देता है कि कैसे ये जगह उसके सपनों में बिल्कुल एज इट इज आया करती थी, पर उसने सपने में कुछ तो ऐसा पल देखा था जो कि एल्जिन को याद नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कि यहाँ पर वो पहले इसका कभी हिस्सा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तब जूली उसे रिलैक्स होने के लिए बाथ थेरेपी लेने के लिए कहती है, जिसके अंदर उसे बाथटब में लेटकर पानी को अपने कानों तक आने देना होगा और ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होगा। अब एल्जिन भी रात में कॉलोनी हाउस में यही करता है, लेकिन तभी उसके पास उसे वही म्यूजिकल बॉक्स दिखता है जो कि बॉयड को दिखाई दिया था और अब एकदम से एक बहुत ही खतरनाक से मॉन्स्टर बाहर आकर एल्जिन को पानी में डुबोने लगती है, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत कैनी को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने घर में अपनी माँ से बात कर रहा था। वो खाना बना रही होती हैं। तभी अचानक से पहली बार उनके घर के फोन पर एक रिंग होती है, जिसको जब डरते हुए कैनी रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, जो आवाज ये कह रही थी, वो छूते हैं, तबाह करते हैं और चुरा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आजाद नहीं है। वो आ गए हैं, वो लेके जाएंगे 3। अगर रोकना है उन्हें तो बंद करो ये संगीत। तब कैनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर आगे जब वो खाने को देखता है तो उसमें कुछ अजीब से कीड़े बन रहे थे और उसमें से एक कीड़ा उसके हाथ पर आकर लगता है, जिससे कि उसका हाथ जल गया था। इवन कैनी को भी वही म्यूजिकल बॉक्स दिखाई देता है जो कि बॉयड को दिख रहा था, पर अब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि ये बस कैनी का सपना था। पर सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि सपने में वो कीड़े की वजह से जो उसका हाथ जला था, वैसा ही हकीकत में भी जला हुआ था, जिसको देखकर कैनी शॉक्ड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें टाउन के अंदर घट रही हैं। या तो ये हो सकता है कि इन सब के नजरिए से हमें बताने की कोशिश करी जा रही है कि इस टाउन की हिस्ट्री काफी खतरनाक रही थी, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसको ये सब झेल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इनके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा करा हो, या फिर इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा करा था जिसके चलते ये सब ये भोग रहे थे। खैर दूसरी तरफ जिम और रैंडल ड्रोन की मदद से उस एंटीना को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, पर इतनी ऊंचाई पर भी वापस से रेडियो काम नहीं करता। इसलिए अभी रैंडल उसे रेडियो को छोड़कर टाउन में मौजूद लोगों पर नजर रखने को कहता है। इवन जैसा उनको ये लग रहा था कि नेथन सच में मरा भी है या फिर नहीं, इसलिए वो इस बारे में सैरा से बात करने का फैसला करते हैं। वही हम सैरा को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं टाउन के लोगों के बर्ताव से परेशान हो गई थी, इसलिए वो वापस से जंगल में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी और बॉयड खुद भी इस बात को समझ रहा था। इसलिए वो सैरा को शेरिफ स्टेशन के अंदर ही रखने का फैसला कर लेता है। तभी दूसरी तरफ टैबी जेड के कहने पर उसे मॉन्स्टर वाली गुफा के एंट्रेंस पर लेकर जाती है, जहां पर जब जेड को ये पता चलता है कि विक्टर ने भी उन निशानों को गुफाओं की दीवारों पर देखा, लेकिन फिर भी उसने उसके बारे में उसे नहीं बताया, तो वो वापस से विक्टर को ढूंढने का फैसला कर लेता है। तभी विक्टर जो होता है वो ईथन को किसी काम के लिए घर में लेने आया था, जहाँ पर जूली इस बार उससे काफी अच्छे से बात करती है और पार्टी के दौरान उसकी हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया करती है। अब ईथन के बाहर आने पर विक्टर ईथन को एक जैकेट देता है जो कि असल में पहले विक्टर की थी, पर क्योंकि अब ठंड पड़ रही थी इसलिए विक्टर ईथन को वो जैकेट एज अ गिफ्ट देता है। और बाद में तब जूली, विक्टर और ईथन टाउन के अंदर डाइनर में जाते हैं, जहाँ पर जैकेट की जेब में ईथन को एक स्केच मिलता है, जिसके बारे में जब वो विक्टर से पूछता है तो विक्टर काफी डिप्रेस्ड होकर कुछ सोचता है। और हम एक पास्ट की छोटी सी क्लिप देखते हैं जहाँ पर विक्टर की माँ मिरांडा ने उसको वो स्केच दिया था और उसके बाद वो उसे स्टोरेज रूम के अंदर रहने के लिए बोलकर वहां से चली गई थी। और ये स्टोरेज रूम वही है जहाँ पर शुरुआती एपिसोड में जेड गया था, जहाँ उसे सिंबल दिखाई दिए थे और बॉयड को वहां से वो बैले डांसर आती हुई नजर आई थी, जो कि एक तरह का स्टोरेज रूम है। शुरुआत में मैंने उसे बंकर कहा था क्योंकि वॉर के टाइम पर ऐसे बंकर्स बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर असल में वो एक स्टोरेज रूम था, या फिर ये कहें कि इन लोगों ने स्टोरेज रूम की तरह उसे इस्तेमाल किया। अब इतने में ही प्रेजेंट टाइम में विक्टर के पास जेड आ चुका था, जो कि विक्टर के ऊपर उन गुफाओं और सुरंगों के बारे में ना बताने की वजह से काफी ज्यादा उससे गुस्सा था। और वो ये बोलता है कि क्या तुम घर नहीं जाना चाहते, लेकिन विक्टर अभी भी कोई बात नहीं करना चाहता था। इसलिए विक्टर बस ये बात बोलकर कॉलोनी हाउस चला जाता है कि यही उसका घर है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। यानी कि यहाँ पर हर कोई बाहर जाना चाहता था, लेकिन विक्टर के मन में ऐसा ख्याल नहीं था।
अब टैबी को जेड के प्रति विक्टर का यह बर्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए वो जेड के ऊपर चिल्लाने के बाद विक्टर के पीछे जाती है ताकि वो उससे सही से बात कर सके। अल्टीमेटली उसने उसकी जान भी बचाई थी। वहीं अब बॉयड कॉलोनी हाउस में एलिस से मिलने जाता है, जहां पर एलिस काफी खुश था क्योंकि उसे फातिमा ने उनके बच्चे के आने के बारे में बता दिया था और एलिस इस बारे में बॉयड को बताना चाहता था कि तभी वहां डोना आकर बॉयड को बुलाती है और एलिस बॉयड को अभी फातिमा के प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं बता पाता। बॉयड तब डोना से बात करके उसे सैरा की सिचुएशन के बारे में बताता है और उससे कहता है कि डोना सैरा को कुछ काम दे और उसे टाउन के लोगों के साथ इन्वॉल्व रखे क्योंकि सैरा असल में नेचर से बुरी नहीं थी। अब डोना पहले तो इसके लिए राजी नहीं होती पर बाद में वो उस पर मान जाती है। तब वो एल्जिन के बारे में भी बॉयड को बताती है कि पिछली रात एल्जिन सो रहा था और उसने अपने सपने में किसी मॉन्स्टर को उसे पानी में डुबोते हुए देखा था और फिर बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसके मुंह से पानी निकला। और आपको याद होगा कि 7वें एपिसोड का ये आखिरी सीन था, मतलब एल्जिन को बस ये ड्रीम आया था जैसा कि यहाँ पर कैनी के साथ हुआ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर दोनों के साथ जो चीजें ड्रीम्स में हुई थी वही उनके साथ रियल में था, यानी कि मुंह से पानी निकलना और हाथ पे घाव होना, वो भी उस कीड़े की वजह से। अब बॉयड इस बारे में जानने के बाद शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके साथ भी सेम चीजें हो रही थी, यानी कि स्टार्टिंग में जब उसे वो मार्टिन वाला कर्स मिला। खैर तभी वो एल्जिन को वो फ्लूइड दिखाता है जो कि उसे मॉन्स्टर के शरीर से मिला था और बॉयड को लग रहा था कि उससे वो मॉन्स्टर्स को मार सकता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उस फ्लूइड को मॉन्स्टर के अंदर डालेंगे कैसे। जिस पर एल्जिन उससे कहता है कि वो ब्लड पर फ्लूइड की कोटिंग करके उससे मॉन्स्टर्स को मार सकता है। बॉयड को भी आइडिया सही लगता है। अब तक जिम और रैंडल भी सैरा के पास नेथन के बारे में जानने के लिए चले गए थे, जहां पर रैंडल सैरा से ऐसे बात कर रहा था जैसे सच में सैरा कोई ड्रामा कर रही हो, पर सैरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इतने में ही वहां पर डोना कुछ कपड़े लेकर आती है क्योंकि वो बॉयड की बात को समझ गई थी और सैरा से उन कपड़ों को सिलवाने के लिए वो आई थी। लेकिन जैसे ही वो रैंडल और जिम को वहां पर देखती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि वो लोग एक तरह से सैरा को टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। मगर तब रैंडल को लगता है कि वो सही सोच रहा है और जैसे ही डोना को इस बारे में लगा होगा कि रैंडल को सैरा सच्चाई बता देगी, तभी डोना वहां पर जानबूझकर काम का बहाना लेकर आ गई। जिम तब रैंडल को बाहर ले जाता है और उससे रात होने से पहले आरवी में आकर मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो रात में आरवी से आसपास की जगह पर कुछ ऐसा फाइंड कर सकते थे जिससे कि उनको कोई क्लू मिल सके। रैंडल भी इस बात पर एग्री करता है। तब जिम जूली के पास जाकर उसे रात में घर न आने की बात के बारे में बताता है, जिस पर जूली भी ना चाहते हुए मान जाती है। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जिसके पास टैबी आकर उससे प्यार से बात करते हुए पूछती है कि उसने जेड को उन सिंबल्स के बारे में क्यों नहीं बताया। तब जाकर हम विक्टर की बातों से जान पाते हैं कि क्रिस्टोफर को वो सिंबल्स दिखने चालू हुए थे और उसके बाद ही टाउन में सब मारे गए थे। साथ ही साथ अब विक्टर टैबी को उसकी कुछ और ड्राइंग्स दिखाना चाहता था जो कि उसने कहीं पर छुपा कर रखी थी, क्योंकि उन ड्राइंग्स को देखकर विक्टर उन हादसों को याद नहीं करना चाहता था जो कि पास्ट में घटे थे। तब विक्टर टैबी को उसको एक पुरानी कार के पास लेकर जाता है जिसके अंदर ही उसने उन ड्राइंग्स को रखा था। लेकिन उन ड्राइंग्स को देखते ही अचानक विक्टर को कुछ ऐसा याद आता है जो कि याद आने के बाद वो जोर जोर से रोने लग गया था। तब पास्ट के एक सीन में हम देखते हैं कि विक्टर को जब उसकी माँ मिरांडा स्टोरेज रूम में छोड़कर गई थी, तब विक्टर के साथ उसकी छोटी बहन एलोइस भी थी। जी हाँ, और मिरांडा ने ही उनको एक स्केच दिया था ताकि वो रात भर ड्राइंग्स करते रहें। लेकिन मिरांडा के बाहर निकलते ही एलोइस भी उसके पीछे चली गई और बाद में कभी वापस लौटी ही नहीं। विक्टर को सब याद आने के बाद वो रोने लगता है क्योंकि वो अपनी मेंटल कंडीशन सही ना होने की वजह से एलोइस को एकदम भूल ही गया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस करी होगी कि विक्टर को स्टार्टिंग में इतना कुछ याद नहीं था, जिसके चलते वो ड्राइंग्स बना बनाकर सब कुछ याद रखने की कोशिश करता। और जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस हो रही है उसे ढेर सारी चीजें वापस से याद आ रही हैं, जैसे कि उसकी माँ थी, उसकी बहन भी थी। सबसे बड़ी बात कि उसे पहले व्हाइट बॉय नहीं दिखता था, लेकिन अब वो उसको दिखने लग गया था। आई बिलीव कि किसी एंटिटी ने या फिर जो कोई भी यहाँ पर हायर पावर है उसने उसकी मेमोरी को सप्रेस किया है ताकि वो चीजों को बता ना पाए। कोई ऐसा हादसा जो कि लोगों की हेल्प कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने में। अब जैसे ही विक्टर को एलोइस के बारे में याद आता है तब टैबी उसे शांत करवाती है और विक्टर टैबी को एक लाइट हाउस की ड्राइंग दिखाता है। जी हाँ, यानी कि पक्का यहाँ पर लाइट हाउस भी मौजूद है जिसके अंदर कुछ बच्चों को बचाने जाने के लिए मिरांडा उस शाम विक्टर और एलोइस को छोड़कर स्टोरेज रूम में गई थी, पर बाद में विक्टर को उसकी लाश मिली, वो भी एक पेड़ के पास। टैबी को भी ये सब जानकर बहुत दुख होता है। वहीं कैनी और बॉयड क्लिनिक में जाते हैं क्योंकि क्रिस्टी और मैरियल को मॉन्स्टर की बॉडी वाले रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब बॉयड और कैनी उस रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर ढेर सारे वैसे ही कीड़े दिखते हैं जो कि कैनी ने सपने में देखे थे। तब कैनी अपने ड्रीम और उस घाव के बारे में बॉयड को बताता है, जिसके बारे में सुनकर वो समझ जाते हैं कि टाउन के अंदर मौजूद चीजें अब उन्हें सपने में भी नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए उनके लिए अब सोना भी सेफ नहीं है। और आपको याद होगा कि मार्टिन ने ये कहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से वो सब शुरू हो चुका था।
यहाँ पर जो मॉन्स्टर हैं वो तो सामने दिखते हैं, उनसे तो फिर भी बच सकते हो, लेकिन जो दिखता ही नहीं है, आपके ड्रीम्स में आता है, उससे कैसे आप बचोगे। अब इतने में ही वहां पर डोना कुछ दवाई लेने आ गई थी, जिसको जब मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है तो वो बॉयड पर गुस्सा करती है, क्योंकि बॉयड ने अब तक उसे इस बारे में नहीं बताया था। बॉयड उससे माफी मांगता है और बाद में जब डोना उस मॉन्स्टर को देखने जाती है तो वहां कोई कीड़े नहीं थे, लेकिन सब समझ गए थे कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए वो सबसे पहले मॉन्स्टर को जलाने का डिसाइड करते हैं। पर जब बॉयड और कैनी मॉन्स्टर को लेकर जा रहे थे तब रैंडल ने उनको देख लिया था, और इसलिए अभी वो डोना के कॉलोनी हाउस के पास आने पर सबसे पहले तो उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कुछ बात करने के लिए उसे साइड लेकर जाता है। फिर शाम में जब जिम आरवी के पास रैंडल के पास जाता है तब तक रैंडल ने डोना को पकड़कर आरवी के पास ही एक पेड़ से बांधा हुआ था, क्योंकि उसे यहाँ पर सब कुछ नकली लग रहा था, जिसको देखकर जिम शॉक्ड हो जाता है। वहीं बॉयड और कैनी जाकर उस मॉन्स्टर को जला देते हैं। जिसके बाद जब वो टाउन में वापस आते हैं तो होता यह है कि बस में आया हुआ एक कैरेक्टर रेजी अपने घर से चिल्लाता हुआ खून में लथपथ बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके साथ ही एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि रेजी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही भयानक था, जिसके चलते वो हेल्प मांगने आ रहा था। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आखिरी एपिसोड खत्म हुआ था। बॉयड और कैनी रेजी के घर में जाते हैं, जहां पर रेजी की बीवी पॉला का शरीर पूरी तरह से फटा हुआ था। ये दोनों ही कैरेक्टर्स बस के अंदर यहाँ आए थे। अब उसी दौरान हम रेजी की बातों से जान पाते हैं कि पॉला बस सोने गई थी, तभी अचानक से वो चिल्लाने लगी और वही लाइंस को दोहराने लगी जो कि कैनी ने सपने में सुनी थी, यानी कि वही वाली बंद करो संगीत, और बाद में उसका शरीर फट गया। सब काफी अजीब था, क्योंकि लोगों के सपने भी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, नुकसान ही क्या, उनको मार रहे थे। बॉयड अब कुछ सोचते हुए बाहर चला जाता है और जूली को अपने साथ में रुकने के लिए कहकर ईथन और मिसेस ल्यू को भेज देता है। बॉयड अब जूली से कॉलोनी हाउस में रहकर सभी को वार्न करने के लिए कहती है कि सभी जागते रहेंगे, कोई भी नहीं सोएगा। कैनी भी अब सैरा के पास उसे ये बात बताने के लिए जाता है। इवन तब तक जूली ने बॉयड को जिम के आरवी में जाने के बारे में बता दिया था, इसलिए बॉयड खुद आरवी के पास जाने लगता है। अब आरवी के पास रैंडल ने अभी भी डोना को बांध कर रखा हुआ था और वो डोना के सब कुछ बताने के बावजूद भी उसको उल्टा सीधा बोल रहा था, और जिम डोना की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रैंडल तब उसको भी मारता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर बॉयड पहुंचकर रैंडल को गन पॉइंट पर लेकर जिम और डोना को बचा लेता है। अब अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो लोग वैन में जाने लगते हैं, लेकिन रैंडल, जिसको ये सब बस ड्रामा लग रहा था, वो वैन की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है। पर क्योंकि बॉयड के पास वो पॉइजन था, इसलिए वो सबको आरवी में ले जाता है। लेकिन मूर्ख रैंडल उन्हें अभी भी उल्टा सीधा बोल रहा होता है, जिस पर बॉयड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रैंडल को गुस्से में पकड़कर धमकी देता है कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो उसको बॉयड अभी जाकर बाहर पेड़ से बांध देगा और फिर उसे खुद समझ आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तब रैंडल यहाँ पर थोड़ा सा शांत होता है। खैर अब बॉयड अपनी बुलेट्स में उस बाइल को लगाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स के आने पर उन्हें शूट करने वाला था, और यही एक तरीका था उस बाइल जूस को मॉन्स्टर्स के अंदर पहुंचाने का, जिससे वो मॉन्स्टर्स के आने पर उन्हें शूट करने वाला होता है। अब तक मॉन्स्टर्स बाहर आना चालू हो गए थे, लेकिन वो आते हुए अचानक से रुक जाते हैं, जो कि डोना और बाकी सबको काफी अजीब लगता है। खैर अब आरवी के अंदर रखे रेडियो के अंदर वो म्यूजिक बजना चालू हो गया था, जो कि उस म्यूजिकल बॉक्स में बजा करता था, और इसके बारे में मार्टिन ने बताया था कि इसके रुकने के बाद बुरी चीजें होंगी, और बॉयड ये जानता था। अब ये बात तुरंत ही बॉयड डोना को बताता है और बाहर खड़े हुए मॉन्स्टर्स को शूट करने के लिए जाता है, क्योंकि बॉयड के हिसाब से अब आरवी में रुकना सेफ नहीं था। तब रैंडल अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी विंडोज को तोड़कर बाहर भागने लगता है, जिस वजह से डोना, बॉयड और जिम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। तब बॉयड डोना से वैन की चाबी जल्दी ढूंढने को बोलकर उससे वैन स्टार्ट करने को कहता है, और जब तक डोना चाबी ढूंढकर वैन को बॉयड के पास लेकर नहीं आती, तब तक लगातार बॉयड उन मॉन्स्टर्स को शूट करके डोना और जिम की सेफली आगे जाने में हेल्प करेगा। अब तभी बॉयड को अचानक से ही आरवी के अंदर उसकी बीवी एबी दिखाई देती है, जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर बॉयड समझ जाता है कि वो फेक है, इसलिए अब वो भी वापस से मॉन्स्टर्स को शूट करके वैन में जाकर बैठ जाता है। अब वो सीधा कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगता है और रैंडल भागकर जंगल के बीच में आ गया था, जहाँ पर अचानक से कुछ कीड़े आकर उसके शरीर और मुंह में घुस जाते हैं और रैंडल की आंखें सफेद हो जाती हैं। वहीं अब हम विक्टर और जेड को मिसेस ल्यू के घर में देखते हैं, जो कि इस बार में सुनकर कि किसी को सोना नहीं है, टैबी से मिलने के लिए आए थे, जहाँ पर विक्टर बाहर जूली, ईथन और मिसेस ल्यू के पास बैठा होता है, और उस समय टैबी और जेड उन ड्राइंग्स को देख रहे थे, जिन्हें विक्टर ने गाड़ी की डिक्की में छुपा कर रखा हुआ था, और उसमें ही उस लाइट हाउस की और उन सोल्जर्स की ड्राइंग थी, जिनके जेड को विजन्स आए थे, जिसने उसके ऊपर बुलेट फायर करी थी।
तभी अचानक से टैबी को अपने एक ड्रीम के बारे में याद आता है जिसके अंदर वो एक लाइट हाउस में थी, और तब जाकर उसको समझ आता है कि असल में वो बच्चे इतने समय से उससे हेल्प मांग रहे थे, जबकि उसे ये लग रहा था कि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इवन विक्टर ने भी टैबी को बताया था कि उसकी माँ उन बच्चों की हेल्प करना चाहती थी। तब टैबी को लगने लगता है कि शायद अगर वो उन बच्चों की हेल्प कर देगी तो वो लोग भी घर जा पाएंगे। जेड को भी ये चीज कहीं ना कहीं सही लगती है। अब बाहर हम ईथन को देखते हैं जो कि जिम के ना घर आने की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे विक्टर के टाइम पर सब लोग मारे गए थे वैसे ही इस बार भी होगा। तब विक्टर, जूली और मिसेस ल्यू उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईथन उनकी बात ना सुनकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम कैनी को देखते हैं जो कि सैरा के ऊपर नजर रखने आया था ताकि सैरा खो ना जाए, और तब सैरा उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। सैरा ने सच में वो सब जानबूझकर नहीं करा था। कैनी इस बात को समझता तो था मगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शुरू में सैरा से सही से बर्ताव नहीं करता। तब सैरा उसे बताती है कि वो खुद भी अब जीना नहीं चाहती। अब कैनी शुरू में उसे थोड़े से गुस्से में समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी जब सैरा उसकी बात नहीं सुनती तो कैनी उसको बॉयड की स्पेयर गन देकर रूम में चला जाता है। अब शुरू में कैनी को लग रहा था कि सैरा बस ड्रामा कर रही है, लेकिन असल में सैरा खुद को शूट करके सब खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने रिवॉल्वर के अंदर 2 गोलियां डालकर उस सिलेंडर को घुमा दिया था। लेकिन जो पहले 2 शॉट्स होते हैं वो ब्लैंक थे, और अब सैरा तीसरा राउंड फायर करने वाली थी कि तभी कैनी उससे गन को छीनकर बुलेट को अपने पास रख लेता है, और अब वो सैरा से थोड़ा सही से बात करता है, यानी कि उसे वाकई में लग रहा था कि सैरा को अपने किए पर पछतावा था। तब सैरा को लगा था कि नेथन इस जगह के बारे में भी ये मानता था कि जो लोग वहां पर मरते हैं तो उनका जो डर होता है ना वो जंगल का हिस्सा बन जाता है, जिससे कि जंगल और खतरनाक हो जाता है, और इसलिए वो टाउन में रहकर ही टाउन के अंदर जानवरों को संभाला करता, और जंगल के अंदर वो जाने से इसलिए काफी डरता होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेरी थ्योरी है। खैर दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस की तरफ अब वैसे ही उड़ने वाले कीड़े बढ़ रहे थे जो कि असल में झिंगूर थे। अब रात के समय रेजी पॉला की मौत के बाद काफी डरा हुआ था, और जैसा कि बॉयड ने उससे कहा था कि वो किसी को सोने ना दे, इस बारे में वो फातिमा को बताता है। फातिमा भी तब किसी को भी सोने से मना कर देती है, और लोग इससे काफी परेशान हुए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सबके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इवन क्रिस्टी और मैरियल को भी कॉलोनी हाउस में ही बुला लिया गया था ताकि वो अकेले क्लिनिक में रहकर सो ना जाएं। एलिस तब क्रिस्टी और मैरियल को एक रूम में जाकर छोड़ता है, क्योंकि ड्रग्स ना मिलने की वजह से अब मैरियल एकदम पीक पर थी और उसे आराम करने की जरूरत थी, लेकिन वो सो नहीं सकती। इवन कहीं ना कहीं एलिस अपने बच्चे के बारे में भी क्रिस्टी से तसल्ली से बात करना चाहता था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ परफेक्टली होगा भी या फिर नहीं। अब क्रिस्टी तब उसको रिलैक्स करने के लिए कहती है, पर वो जानती थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा होता था कि फीमेल और मेल दोनों ही काफी घबराते थे और डरते भी थे, पर सब कुछ सही था। इसलिए क्रिस्टी अभी एलिस को काम डाउन रहने के लिए कहकर वहां से मैरियल के पास चली जाती है, जहां पर अब तक मैरियल को अचानक से बहुत गुस्सा आने लग गया था और वो चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगी थी, पर ये सब बस उसके ड्रग छोड़ने की वजह से था। पर तब जैसे तैसे क्रिस्टी मैरियल को शांत करवाकर हक करती है, और नीचे हम फातिमा को देखते हैं जो कि टेली यानी कि उसी ओल्ड लेडी के पास थी जिसने मॉर्फिन ड्रग दिया था, जिसको असल में एल्जिन कपड़े बुनना सिखा रहा था। तभी अचानक से वहां फातिमा आती है। अब टेली जो थी वो उसे देखकर ही पहचान गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, और एल्जिन जब इस बारे में सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि अब उसको उसका ड्रीम याद आ गया था और उसके अंदर उसने फातिमा को ही प्रेग्नेंट देखा था। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग की है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक कड़ी है ये। एल्जिन को इसके बारे में कैसे पता? मीनवाइल अब रेजी जो कि पॉला की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा खौफ में आ चुका था, उसे लग रहा था कि सभी लोग मारे जाएंगे। वो पागलों की तरह पैनिक करके कॉलोनी हाउस के लोगों को डोर बेल्स बजाकर जगाने लगता है, पर तब फातिमा और बाकी सब जैसे तैसे उसको संभालते हैं। अब ऊपर हम मैरियल को देखते हैं जिसको प्यास लग रही थी, इसलिए क्रिस्टी उसके लिए जूस लेने जाती है, पर उसके जाते ही काफी सारे झिंगूर मैरियल के रूम में आ गए थे और वो उसके शरीर पर चिपटने लगते हैं। मैरियल डरते हुए उन्हें हटाने की कोशिश करती है, और तब तक वहाँ क्रिस्टी आ गई थी जिसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। वो मैरियल को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो लगभग बेहोश हो गई थी, और अब तक नीचे बॉयड, जिम और डोना भी आ चुके थे जो कि सबको शांत करवाने की कोशिश करते हैं। अब तभी बॉयड को क्रिस्टी की चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो ऊपर जाता है तब तक मैरियल की हालत खराब थी और उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। क्रिस्टी उस समय पर रोने लग गई थी, इसलिए बॉयड उसको समझाता है कि अभी मैरियल को उसकी मंगेतर की नहीं एक डॉक्टर की जरूरत है और उसे हिम्मत रखनी होगी। तब क्रिस्टी भी उसकी बात को समझती है। अब इतने में ही एलिस वहां पर आकर बॉयड को कुछ जरूरी बात बताने के लिए नीचे एल्जिन, फातिमा और बख्ता के पास लेकर जाता है। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पहले यहाँ पर टेली थी लेकिन बाद में यहाँ पर बख्ता इनके पास बैठी हुई थी। अब वहाँ पर बॉयड को जब फातिमा के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड था। खैर अभी एल्जिन उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है जिसके अंदर उसने वही पोयम एक आदमी के मुंह से सुनी थी,
यानी कि जो पोयम कैनी ने भी सुनी थी और उसने उसको इस तरह से सुना था, लो वो आ गए, वो लेके जाएंगे 3, उन्हें रोकना है तो बंद करो ये संगीत। अब इस बात को सुनकर बक्ता बताती है कि असल में ये एक नर्सरी राइम है जो कि उसकी दादी उसको सुनाया करती थी। बक्ता तब पूरी पोएम एक बार बताती है, लेकिन किसी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहती है। दूसरी तरफ हम वापस से जेड और टैबी को देखते हैं, जहाँ पर टैबी ने डिसाइड करा था कि अब वो लाइट हाउस में जाएगी ताकि वो उन बच्चों को आजाद कर सके और शायद ऐसे ही वो घर वापस जा सकते थे। तभी अचानक से उन दोनों को बाहर से जूली के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाने पर जूली भी मैरियल की तरह चिल्ला रही थी और उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं, जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 के फाइनल और एपिसोड 10 की शुरुआत में बॉयड को जूली के बारे में पता चलने पर वो क्रिस्टी के साथ वहां पर आता है। तभी जेड बॉयड से बात करता है, जिसके हिसाब से अभी बहुत कुछ मिसिंग था और अगर उन्हें सच में सब कुछ सही करना था तो अभी कुछ बीच में चीजें रह गई हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। ये बात सुनते ही बॉयड कुछ सोचकर जल्दी से सैरा के पास जाने लगता है। कैनी भी उसके साथ था। वो दोनों सैरा को उन राइम्स को बताते हैं और उसको अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं ताकि सैरा उन आवाजों को सुनकर फिर से उन्हें कोई क्लू दे पाए। बॉयड उसको अपने साथ उसी टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास लेकर आ गया था, जहां पर अचानक से सैरा को म्यूजिकल बॉक्स की आवाज आने लगती है जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं उसे मैरियल, रैंडल और जूली के चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, जिनको कोई तो वहां पर टॉर्चर कर रहा था। तब दर्द के मारे सैरा की नाक से खून आने लगता है और उस समय सैरा बॉयड को ये बोलती है कि वो तुम पर हंस रहा है क्योंकि तुमने उसको आजाद कर दिया और टाउन में वापस ले आए। इवन जब उसने तुम्हारे हाथ को छुआ था तब वो बहुत ही खुश था। और अभी बॉयड को ये समझ आ गया था कि अगर उसे जूली, मैरियल और रैंडल को बचाना है तो उसे उस म्यूजिकल बॉक्स को ही तोड़ना पड़ेगा। शायद से उन राइमिंग का मतलब यही था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि जब उसे वहां पर म्यूजिकल बॉक्स दिखाई ही नहीं दे रहा था तो वो उसको तोड़ेगा कैसे। अब म्यूजिकल बॉक्स की लोकेशन तो वही थी, लेकिन शायद टाइम ये नहीं था। अब यहाँ पर 2 चांसेस हो सकते हैं कि या तो बॉयड ने उस जगह पर जहाँ पर उसे काफी सारे सिजिल मिले थे, यानी कि स्टार्टिंग में जब वो टाउन में आया था, तो उस जगह पर उसने किसी चीज को आजाद करवा दिया होगा गलती से, जिसको रोकने के लिए ही वहां पर इतने सारे सिजिल्स लगाए गए थे। या फिर या तो इस जगह पर बात मार्टिन की हो रही थी। इवन बॉयड वहां से एक मशाल भी लेकर आया था, तो हो सकता है कि उस मशाल की वजह से भी ये चीजें हो रही हों। खैर, अब इन सब चीजों के बारे में हम मेरी थ्योरी वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, जहां पर मैं बहुत सारी क्रेजी थ्योरीज आपको दूंगा। खैर, अब कहानी के अंदर वहीं डोना, डेल और एल्जिन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी और रैंडल को ढूंढने के लिए आरवी के पास जाते हैं, जहां पर उन्हें रैंडल की बॉडी उसी हालत में मिलती है जिस हालत में अभी जूली और मैरियल थे, यानी कि उसकी आंखें भी सफेद पड़ गई थी। वहां पर बॉयड की बुलेट से मरने वाला कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि उस बाइल जूस की हेल्प से उन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं हुआ था। खैर, अभी डोना रैंडल को कॉलोनी हाउस में ले जाकर एक रूम में लिटा देती है। वहीं हम जूली और मैरियल को देखते हैं, जो कि सेम टाइम पर बहुत जोर जोर से चिल्लाती हैं, जैसे कि वो बहुत ही कुछ ज्यादा खतरनाक देख रही हो और कोई उनको टॉर्चर कर रहा हो। मैरियल और रैंडल की हालत देखकर सब डर गए थे और वो उन्हें बचाने के लिए प्रेयर्स कर रहे थे। दूसरी तरफ टैबी जाकर जिम को बताती है कि वो उस लाइट हाउस में जाना चाहती है, जिस पर पहले तो जिम उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जूली को बचाने का यही आखिरी रास्ता बच रहा था, इसलिए वो जिम को किसी तरह से मना लेती है। तब टैबी वहीं पर मौजूद विक्टर से उस लाइट हाउस के एड्रेस के बारे में पूछती है और विक्टर को उस तक जाने का रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि उसकी माँ एक बॉटल ट्री से वहां पर गई थी और उस बॉटल ट्री का रास्ता उसे पता है। अब वहीं कॉलोनी हाउस में एलिस जाकर रेजी से बात करते हुए उसको समझाता है कि उसको बस खुद को जैसे तैसे संभालना पड़ेगा। रेजी भी इस पर हाँ बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन इतने में ही एलिस के पास फातिमा आ जाती है, जो कि आज ही एलिस से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आगे उनके साथ क्या होगा। एलिस भी इस बात पर खुशी से मान जाता है। वहीं हम जेड को देखते हैं, जो कि बार में मौजूद कांच की बोतल्स को तोड़कर अलग अलग तरह से उन सिंबल्स को देख रहा होता है कि तभी उसके सामने बारटेंडर टॉम आता है, जो कि वैसे तो उसकी इमेजिनेशन थी, पर टॉम उसको समझाता है कि अगर सच में जेड को उन सिंबल्स के बारे में जानना है तो उसे उन मॉन्स्टर्स वाली केव में जाना होगा, क्योंकि कुदरत अनमोल चीजों को वहां पर रखती है जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है और इससे जेड सबकी मदद कर सकता था। इसलिए जेड इस बारे में सोचकर उस केव के अंदर चला जाता है, जहां पर डरते हुए वो आगे बढ़ रहा था और उसे वहां पर वही वुडन डॉल पड़ी हुई मिलती है, जो कि उसने सीजन की शुरुआत में देखी थी, जिसको देखकर जेड डर गया था। पर अभी भी वो आगे बढ़ता रहता है और अब उसे एक खाली जगह पर वही 7 बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें पहले टैबी भी अलग अलग टाइम पर देख चुकी है। अब उन बच्चों को एक हेप्टागन यानी कि 7 कॉर्नर वाली शेप के हिसाब से जमीन से थोड़ी ऊंचे पत्थर पर लिटाया गया था।
और ये जो बच्चे होते हैं वो अंगूई अंगूई कह रहे थे, जिसको मैंने पिछले सीजन में अंगू की कह दिया था, तो के यहाँ पर साइलेंट है, इट्स अंगूई। जेड उन्हें देखकर डर गया था और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके वापस से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से वो जगह खुली थी और बाहर पेड़ दिख रहे थे, लेकिन पेड़ की टहनियां वही सेम सिंबल बना रही थी जो कि जेड को दिखाई देता था, लेकिन अगले ही पल वहां से सब गायब हो गया था। यानी कि यहाँ पर ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि इन बच्चों का सैक्रिफाइस दिया गया था। तो हो सकता है कि इस टाउन के अंदर कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिसके चलते ये टाउन ऐसा अजीब सा हो गया, जहाँ पर ये बहुत ही भयानक चीजें होती हैं। शायद से सबको कोई कर्स लगा था। एनीवेज आगे अब हम रेजी को देख पाते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस के वेपन रूम में जाकर एक आदमी का गला काट कर उसे जान से मार डालता है और एक गन को लेकर कहीं जाने लगता है। उस समय वो यही बोल रहा था कि सब मरने वाले हैं, लेकिन तुम बस थोड़ी देर पहले मर गए। शायद वो इस बात को मान चुका था कि अब सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रात में चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सबकी आंख तो जरूर लगेगी। मीनवाइल विक्टर टैबी को लेकर वैसे ही बॉटल वाले पेड़ के पास आ गया था, जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था, लेकिन ये वो वाला बॉटल ट्री नहीं है जो कि जेड ने देखा था। और इन सब के बारे में मैं आपको सीजन 3 में समझाऊंगा कि आखिर ये मांजरा क्या था। खैर अब वहां आने के बाद में विक्टर टैबी को बताता है कि उस शाम मिरांडा उस पेड़ के पास आ रही थी, यानी कि उसकी मदर, क्योंकि असल में वो पेड़ एक फार अवे ट्री था, जो कि काफी ज्यादा खास है, क्योंकि वो शायद हमेशा लोगों को लाइट हाउस के पास पहुंचाया करता था। यानी कि यहाँ पर बाकी जो फार अवे ट्री थे वो इंसानों को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये वाला खास है, वो पर्टिकुलरली लाइट हाउस तक जाया करता। मगर मिरांडा शायद उस वक्त पेड़ के अंदर नहीं जा पाई थी, क्योंकि अगले दिन विक्टर को पेड़ से कुछ कदम ही दूरी पर उसकी लाश मिली। वेल अभी के लिए विक्टर टैबी को अपने लंच बॉक्स में से कुछ खाने की चीज देता है, जो कि विक्टर टैबी के लिए ही लेकर आया था, जिसको देखकर टैबी उसको हक करके टाउन में वापस जाने के लिए कहती है और खुद लंच बॉक्स लेकर ट्री की मदद से उसी लाइट हाउस के सामने आ जाती है। यानी कि विक्टर यहाँ पर सही था। वहीं हम जिम को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बीवी के लिए भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर टैबी वापस नहीं आएगी तो क्या होगा। आगे हम वापस से बॉयड को देखते हैं, जो कि गुस्से में चर्च में आ गया था, जहाँ पर वो भगवान को उन्हें वहां पर फंसाने के लिए उल्टा सीधा और बेरहम बोलता है और चर्च में पड़े मेल बॉक्स में लात मार देता है। और इतने में ही वहां पर डॉना आ गई थी, जो कि अब बॉयड को फातिमा और एलिस की आज शादी होने के बारे में बताते हुए समझाती है कि बॉयड सच में टाउन की मदद करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, पर अगर सच में सब मरने ही वाले हैं तो अब अपने बारे में सोचने का वक्त था। इसलिए डॉना चाहती थी कि बॉयड सबके बारे में सोचना छोड़कर एलिस और फातिमा की शादी में आए, और इस पर बॉयड भी मान जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। दूसरी तरफ हम मैरियल के पास क्रिस्टी और कैनी को देखते हैं, जहां क्रिस्टी काफी परेशान थी और उसे भी लग रहा था कि सब मारे जाएंगे। तब कैनी उसको समझाता है कि बेशक से वो लोग मारे जाएं, पर कहीं ना कहीं अपने पीछे वो कुछ ऐसी चीजें छोड़कर जा रहे हैं जिससे आगे आने वाले लोगों को टाउन में हेल्प मिलेगी, और शायद यही सोचकर उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। बाहर तब तक एलिस और फातिमा की शादी भी शुरू हो चुकी थी, जिन्होंने बिल्कुल दूल्हा दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे, और वो बस डॉना और बॉयड के सामने ही शादी करने वाले थे। तब फातिमा बॉयड से फातिमा को ब्राइड की तरह एलिस तक लेकर आने को कहती है, और बॉयड बिल्कुल ऐसा ही करता है। उस दौरान एलिस और फातिमा एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलकर एक दूसरे को उनकी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे। तब एलिस कहता है कि उसे वहां पर आकर लगा था कि वो अंधेरे में आ चुका है, मगर फातिमा ने हर वक्त उसे रोशनी बनकर रास्ता दिखाया है। और ये बात सुनकर अचानक से बॉयड को कुछ हिट होता है, जिसके तुरंत बाद ही वो दोनों को कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से निकल गया था। अब आपको याद हुआ कि एपिसोड 1 में बॉयड जब हॉलो स्पेस में फंसा हुआ था, तब उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाया था, जिसके बाद ही उसे मार्टिन की आवाज आना चालू हुई। उससे पहले उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि उस जगह पर रोशनी करने के बाद ही बॉयड उस म्यूजिकल बॉक्स को देखकर बंद करके मैरियल, जूली और रैंडल की जान को बचा सकता था। यानी कि उसे फिर से रोशनी करनी होगी अगर उसे म्यूजिकल बॉक्स को ढूंढना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये म्यूजिकल बॉक्स डार्कनेस का है। खैर यही सोचकर वो विक्टर के ट्रंक के पास जाता है और वहां से वो मशाल लेकर उसी स्ट्रक्चर की तरफ जाने लगता है जहां पर वो पहले एपिसोड की शुरुआत में टेलीपोर्ट हो गया था। यानी कि जब वो उस हॉलो स्पेस से मशाल लेकर बाहर आया था वो उसी जगह पर था, मगर उतने में ही उसके पास रेजी आ जाता है, जो किसी वजह से बहुत गुस्से में था और उसे लग रहा था कि टाउन में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें बॉयड की गलती है, क्योंकि उसके ही जंगल में जाने की वजह से वो जगह उनसे नाराज हो गई। यही सोचकर वो बंदूक से बॉयड के शोल्डर पर शूट करता है। तब बॉयड पहले तो उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर जब रेजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तब बॉयड उसे ही शूट करके जान से मार डालता है। जिसके बाद जैसे तैसे बॉयड खुद को संभालते हुए उसी स्ट्रक्चर के पास आ गया था और उस मशाल को वो जलाता है, जिससे वो वापस से वहीं पहुंच जाता है जहां पर पहले उसे मार्टिन मिला था। लेकिन इस बार उस जगह मार्टिन और दो कंकाल की जगह जूली, मैरियल और रैंडल थे, जो कि दर्द में चिल्ला रहे थे। इवन वहां पर वो म्यूजिकल बॉक्स भी पड़ा हुआ था। तब बॉयड उस म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वापस से एबी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके हिसाब से रैंडल, जूली और मैरियल आज नहीं तो कल वैसे भी मरने वाले थे,
पर अगर अभी बॉयड उनको बचा भी लेता है तो उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ेगा और चीजें अभी से काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी। यानी कि आपको समझ आया कि मार्टिन समेत वहां पर 2 और जो कंकाल थे तो हो सकता है कि उनके साथ भी सेम चीजें हो रही होंगी। एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि यहाँ पर ये जो कोई भी एंटिटी है जो कि यहाँ पर इंसानों को पजेस करके उनके ड्रीम्स के अंदर उनको मारने की कोशिश कर रही है, वो उनकी स्पिरिट को इस जगह पर टॉर्मेंट करती होगी, जैसे कि यहाँ पर मार्टिन के समेत और 2 कंकालों के साथ हुआ था। अब वो 2 कंकाल किसके थे ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सेम चीजें मैरियल, जूली और रेंडल के साथ हो रही थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम जब बॉयड था वो फार अवे ट्री के जरिए पहले हॉलो स्पेस में गया, उसके बाद मार्टिन ने नीचे रस्सी फेंक कर या फिर जो कुछ भी हुआ था उसके चलते बॉयड ऊपर पहुंचा था। तो यहाँ पर इस बार वो उस हॉलो स्पेस में ना जाकर डायरेक्टली वहां कैसे पहुंच गया? तो देखो, फर्स्ट टाइम में वो फार अवे ट्री के अंदर गया जिससे वो पहले हॉलो स्पेस में फंस गया था, लेकिन इस जगह पर आने के लिए जहां पर मार्टिन कैद था वहां पर फायर का इस्तेमाल करना जरूरी था। और जब उसने लाइटर को चालू किया उसके बाद ही उसे मार्टिन की आवाज आई थी। लेकिन इस बार वो इस टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास आकर मशाल जलाता है और मशाल जलाते ही वो इस जगह पर आ गया था, यानी कि फार अवे ट्री की यहाँ जरूरत ही नहीं थी। और इस बात का सबूत मैं आपको सीजन 3 में और दूंगा, जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जगह फायर के जरिए ही एक्सेस की जा सकती है, वो भी इसी जगह पर आकर। खैर, अब यहाँ पर जो एबी होती है वो बॉयड को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉयड समझ गया था कि शायद ये जगह अब उसके दिमाग के साथ वापस से खेलने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आरवी में हुआ था, इसलिए अभी वो इस बात को नहीं सुनता। एक इंटरेस्टिंग डिटेल और है कि आरवी के अंदर जब ये म्यूजिकल बॉक्स था तो सारे के सारे मॉन्स्टर रुक गए थे। हो सकता है कि ये मॉन्स्टर इस म्यूजिकल बॉक्स से डरते होंगे, जो कि शायद और भी किसी भयानक चीज का है। खैर, अब वो मशाल से उस म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ देता है, जिसके साथ जूली, रेंडल और मैरियल तीनों के तीनों एकदम सही हो गए थे। बॉयड भी अब तक उस जगह से बाहर आ चुका था और वो उस जगह से चिल्लाकर बोलने लगता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ खेल नहीं सकते। अब तभी बॉयड को वही कुत्ता दिखाई देता है जो कि उसे पहले भी दिखाई दिया था, जो कि उसे बचाकर लेकर गया था। और जैसे ही बॉयड उसको देखता है तो अचानक से वो गायब हो जाता है। अब वहीं जूली के सही होने से जिम खुश तो था, पर अभी भी जिम टैबी को लेकर परेशान था, जिसके साथ ही हम टैबी को देखते हैं जो कि जब लाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों पर उसको कुछ टॉयज दिखते हैं। एक डंप ट्रक जिसके टायर नहीं थे, एक एम्बुलेंस और प्लेइंग कार्ड्स जिसके अंदर 4 ऑफ रेड हार्ट था और 8 क्लब ऑफ ब्लैक था। अब ये चीज कुछ ना कुछ तो सिग्निफाई करती है, इस टाउन की कहानी को बयां करती है, या फिर ये किसी बच्चे के हो सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे और पर्सन के। खैर, अब इनको देखकर वो ऊपर चढ़ती रहती है जहां पर लाइट हाउस का गियर सिस्टम था, या फिर इसको हम टावर भी बोल सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने इसको टावर भी कहा है। अब टावर यानी कि लाइट हाउस के ऊपर जाते ही उसको उन्हीं बच्चों की आवाज आने लग गई थी जो कि फिर से अंगूही अंगूही कह रहे थे। लाइट हाउस के सबसे ऊपर काफी सारे रिफ्लेक्टर्स भी टूटे हुए थे जिन्हें टैबी देख ही रही होती है, लेकिन तभी शॉकिंगली वहां पर व्हाइट बॉय उसके सामने आकर उससे ये कहता है कि वो घर जाना चाहती है तो एक ही रास्ता है, और इतना बोलकर वो उसे लाइट हाउस के ऊपर से धक्का दे देता है और टैबी कांच तोड़ते हुए नीचे गिरने लगती है। और अब जाकर उसकी आंख खुलती है तो वो असल दुनिया में एक हॉस्पिटल में थी। जी हाँ, जहां पर डॉक्टर उसको ये बताती है कि वो कुछ हाइकर्स को एक पेड़ के पास घायल हालत में मिली थी, जिसको जानने के बाद टैबी काफी शॉक्ड होती है। हो सकता है कि ये उस फार अवे ट्री का एक और एग्जिट हो सकता है जो कि असल दुनिया में खुलता था, या फिर लाइट हाउस का एग्जिट हो सकता है। अब वो वहां से जैसे तैसे बाहर का नजारा देखती है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो असल दुनिया में आ गई थी। और बूम, इसी के साथ में सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सीजन 2 की कहानी, और अगर आपने अभी तक सीजन 1 को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जल्दी से सीजन 3 के लिए ढेर सारे लाइक्स और ढेर सारे कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर, और आप बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सीजन 3 की नोटिफिकेशन के लिए।